अध्याय 91 मूली के बीज। इस अध्याय को ब्रेंट ऑस्ट्रेलिया ने प्रायोजित किया है। इस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरिन और मेग को उस जगह के अंदर रहना अच्छा लगता था। वह जगह उनके लिए स्वर्ग जैसी थी। विशेष रूप से उनकी हालिया खोज के बाद उन्होंने पाया कि जब वे अंतरिक्ष के अंदर जादू का अभ्यास करते थे तो उनकी प्रशिक्षण गति वास्तव में अंतरिक्ष के बाहर अभ्यास करने की तुलना में तेज थी। ये खोज सबसे पहले मेग ने की थी। मेग छठे स्तर की जादूगरनी थी, इसलिए उसमें सुधार की गुंजाइश थी। वह पहले भी उस अंतरिक्ष में जा चुकी थी, लेकिन व्यस्तता के कारण तब जादू का अभ्यास नहीं कर पाई थी। अब तक उसे जादू का अभ्यास करने का समय ही नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसने महसूस किया कि उसकी जादू सीखने की गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। इस अंतर को महसूस करते हुए उसने इसके बारे में मेरिन को बताया। मेरिन अब उतना जादू का अभ्यास नहीं करती थी। वह पहले से ही 8वें स्तर की एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, इसलिए वह एक सीमा तक पहुंच चुकी थी। अगर वह जादू का अभ्यास करती भी तो इतने कम समय में उस स्तर को पार करना असंभव था। अब वह कई अन्य कामों में इतनी व्यस्त थी कि उसके पास जादू का अभ्यास करने का समय नहीं था, और स्वाभाविक रूप से उसने अंतरिक्ष में अभ्यास की गति में अंतर का पता नहीं लगाया। जब मेग ने उसे इसके बारे में बताया तभी उसने इसे आजमाने का फैसला किया और पाया कि अंतरिक्ष में उसकी जादुई प्रशिक्षण गति वास्तव में बाहर की तुलना में बहुत तेज थी, कम से कम आधी। मेग ने यह बात झाओ को भी बताई, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाया। वह जादू का अभ्यास नहीं कर सकता था, इसलिए इस खोज का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। जब तक मेरिन और मेग अपनी शक्ति बढ़ाती रहीं, उसके लिए इतना ही काफी था। अंततः फसलें पकने लगीं। मूली नहीं बल्कि मटर सबसे पहले पकी। मटर को पकने में केवल 18 घंटे लगे, जिसकी झाओ को इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत मटर तोड़ ली। मटर न केवल खाने में स्वादिष्ट थी, बल्कि बीज के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती थी। हालांकि झाओ ने फिलहाल और मटर नहीं बोई। मटर की फसल काटने के बाद उसके पास 2 एकड़ खाली जमीन थी। बिना सोचे समझे उसने जादुई आड़ू के 2 बीज बो दिए। आखिरकार ये चीजें वाकई बहुत काम की थीं। क्योंकि प्रत्येक एकड़ भूमि में केवल एक ही जादुई आड़ू का बीज था, इसलिए अधिकांश भूमि अब खाली पड़ी थी। इसलिए झाओ ने उस 1 एकड़ में कुछ मक्के के बीज बोने का प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि मक्के के बीज बोते ही मुरझा गए। अब जब जादुई आड़ू का बीज बो दिया गया था तो वह 1 एकड़ जमीन अनमोल हो गई थी। कोई भी उस पर चलने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि जमीन पर पैर रखने से जादुई आड़ू के विकास पर असर पड़ेगा। इसलिए जब भी वे उस 1 एकड़ जमीन के पास पहुंचते तो वे घूमकर उसके चारों ओर से निकल जाते। जादुई आड़ू का बीज बोने के 2 घंटे बाद मूली पक गई। पता नहीं क्यों मूली से प्राप्त बीजों को पकने में 20 घंटे लग गए। लेकिन जब झाओ ने मूली तोड़ी तो उसे अपार आनंद का अनुभव हुआ। कुल मिलाकर उसे 1,60,000 किलो मूली प्राप्त हुई। यानी उसने प्रति एकड़ 80,000 किलो मूली की फसल काटी। मूली की फसल काटने के बाद झाओ ये देखना चाहता था कि उसे कितने मूली के बीज मिले। जब उसने पाया कि उसे 2 एकड़ जमीन से 2,000 किलो मूली के बीज मिले हैं तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि अब उसे मूली के बीजों की कमी की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। 2 घंटे बाद कद्दू पक गए थे। कद्दुओं को खलिहान में रखने के बाद उन्होंने उनकी जगह पर मूली बो दी। अंत में उन्होंने खीरे तोड़ लिए, जिन्हें पकने में 28 घंटे लगे। इसी बीच उन्होंने तिलहन फल भी तोड़ लिए थे। झाओ ने अपनी सूची की जांच करते हुए पाया कि उसके पास 150 सोने के सिक्के, 2 एकड़ में उगे खीरे, 2 एकड़ में उगी मटर, 2 एकड़ में उगे कद्दू, 2 एकड़ में उगी ब्रोकली, 2 एकड़ में उगी पत्ता गोभी, 2 एकड़ में उगे बैंगन, 2 एकड़ में उगा गेहूं और 8 एकड़ में उगी मूली थी। इसके अलावा उसके पास कुछ तिलहन भी थे जिनकी उसने 15 बार फसल काटी थी, और मक्का जिसकी उसने 28 बार फसल काटी थी। झाओ मक्का को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं करने वाला था, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं। चक्की का पत्थर इस्तेमाल करने के बाद वे मक्का को पीसना शुरू कर सकेंगे, और मक्का पीसने के बाद उन्हें कुछ भुट्टा का चोकर मिलेगा। उस चोकर को मूली के पत्तों और तेल वाले फलों को निचोड़ने के बाद बचे हुए फलों के साथ पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह आत्मा राक्षसों को खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि उस अंतरिक्ष में अभी तक कोई आत्मा प्राणी नहीं थे, लेकिन जल्द ही उसके पास कुछ आ जाएंगे। 300 नीली आंखों वाले खरगोश कोई छोटी संख्या नहीं थी। खेल खेलते समय उसे याद आया कि एक साधारण खरगोश हर 2 घंटे में लगभग 1 पाउंड चारा खा जाता है। आर्क महाद्वीप के नीली आंखों वाले खरगोश शायद इसी तरह के जीव थे, लेकिन झाओ को नहीं पता था कि ये खरगोश कितना खाते होंगे, और वह ग्रीन के वापस आने तक ही इसका पता लगा सकता था। कम से कम उसके पास मूली के पत्ते तो बहुत थे। इतने से कुछ दिनों तक काम चल जाएगा, और जब गुलाम आयरन माउंटेन पर अल्फाल्फा के बीज बोना खत्म कर लेंगे तब वे मक्का की कटाई शुरू कर सकते हैं, जिससे उसे पशुओं के लिए और चारा मिल जाएगा। साथ ही लॉरा द्वारा मूली बेचने में मदद करने के बाद वे एक तेल निकालने की मशीन खरीद सकेंगे। तेल निकालने के बाद बचे हुए फलों का इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। वैसे भी झाओ बहुत सारे आध्यात्मिक प्राणियों को पालने के लिए तैयार नहीं था। वह कुछ जगह खाली रखना चाहता था ताकि अगर कभी कोई ऐसा आध्यात्मिक प्राणी मिले जिसे वह अपने कब्जे में लेना चाहे तो ले सके। फसल काटने के बाद झाओ को ऊब महसूस हुई, इसलिए वह स्क्रीन पर कुछ जायजा लेने चला गया। उसने सबसे पहले महल का चारों ओर देखा। जाहिर है पुरुष दास महल की दीवारों की मरम्मत में व्यस्त थे, जबकि महिला दास अल्फाल्फा के बीज बोने की तैयारी कर रही थी। झाओ इससे बहुत संतुष्ट हुआ। किले की दीवारों में कोई जादुई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए उसकी रक्षा क्षमता बहुत सीमित थी। लेकिन मरम्मत न करने से बेहतर था। जहां तक अल्फाल्फा के बीजों की बात है, अल्फाल्फा उगाना आसान तो नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था।
बस जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदें और बीज बो दें, फिर थोड़ा पानी डाल दें। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि खेत में खरपतवार न हो, अन्यथा वे अल्फाल्फा के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। साफ की गई खरपतवारों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। डेजी इन खरपतवारों से कुछ चटाइयां बनाएगी। इसके अलावा उसने काकोआ नाव बनाने पर अपना शोध जारी रखा है, हालांकि इस बार वह लकड़ी का उपयोग कर रही है। हालांकि उन्हें हर काम चरणबद्ध तरीके से करना था। फिलहाल उनका मुख्य काम अल्फाल्फा के बीज बोना था। बीज बहुत छोटे थे, लेकिन ग्रीन आयरन माउंटेन की जमीन को बेहतर बनाना चाहता था, इसलिए उसने बड़ी मात्रा में बीज खरीद लिए थे। उनका समय अल्फाल्फा के बीज बोने, पुआल की चटाई बुनने और काउचुआ नाव बनाने की विधि पर शोध करने में व्यतीत हो रहा था। किले को देखकर झाओ को कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए उसने ड्रंक से संपर्क करने का फैसला किया। ड्रंक अब तक मृत जानवरों से भरे दलदल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन केवल बाहरी घेरे में। उसे और अन्य काले जादूगरों को अभी तक किसी भी शक्तिशाली आत्मा राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा था। अंतरिक्ष के माध्यम से ही वह ड्रंक से संवाद कर पाया। टेलीपोर्ट बिंदु की सीमा दलदल तक नहीं पहुंचती थी, इसलिए झाओ वहां क्या हो रहा था यह नहीं देख सका। अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने पर ही उसे स्थिति समझ में आई। ऐसा लगता है कि ड्रंक ने उसकी बातें सुन ली थीं। वे अंदर जाने की जल्दी में नहीं थे और केवल दलदल के किनारे का ही जायजा ले रहे थे। कुछ भी गड़बड़ न देखकर झाओ को राहत मिली। फिर उसने स्क्रीन बदलकर स्टोनी माउंटेन की ओर देखा, जहां स्केल्स और ब्रिक मौजूद थे। सब कुछ शांत लग रहा था। मरे हुए लोग पत्थरों को इकट्ठा कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा था। कूद कर झाओ ने रिमोट की टच स्क्रीन पर अपनी उंगली फिराई, तभी उसकी नजर बड़ी स्क्रीन पर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। अनुवादक की टिप्पणी, यदि आपको याद न हो तो दुकान से खरीदे गए मूली के बीजों से 80,000 किलो मूली उगाने में 10 एकड़ जमीन और 8 घंटे लगते हैं, लेकिन मूली के बीजों से 80,000 किलो मूली उगाने में 1 एकड़ जमीन और 20 घंटे लगते हैं। मुझे स्थानिक खेती समझ में नहीं आती। अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 92 अग्नि मछली पालन। झाओ ने हवेली के आंगन में बनी खाई में कुछ खास देखा। उसका ध्यान गर्म पानी के झरने पर नहीं, बल्कि उसमें रहने वाली छोटी छोटी अग्नि मछलियों पर गया। हाल ही में व्यस्त होने के कारण उन्होंने पहले इन मछलियों पर ध्यान नहीं दिया था और मछलियों की संख्या इतनी कम थी कि उन पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि जब उन्होंने अनजाने में स्क्रीन पर छवि को हिलाया तो उन्होंने देखा कि एक अग्नि मछली गर्म पानी से बाहर कूद गई, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। इससे उसे ग्रीन द्वारा मछली के बारे में बताई गई बात याद आ गई। वे न केवल स्वादिष्ट थीं, बल्कि बहुत महंगी भी थीं। उस समय झाओ 10वें स्तर पर नहीं था, इसलिए उसने अभी तक अपना स्थानिक फार्म स्थापित नहीं किया था। यही कारण था कि उसने इन मछलियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब उसका फार्म खुल गया था तो वह पशुपालन कर सकता था। हालांकि उसके फार्म में मछली का तालाब नहीं था, फिर भी उसके स्थान में एक गर्म पानी का झरना था जो इन छोटी अग्नि मछलियों के लिए पर्याप्त था। हालांकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि क्या इन अग्नि मछलियों को उनके विशेष गर्म झरने में पाला जा सकता है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। अगर यह सफल रहा तो उनके पास आय का एक और स्रोत होगा, लेकिन अगर यह सफल नहीं हुआ तो उनका एकमात्र नुकसान कुछ छोटी मछलियों का मरना ही होगा। ये सोचकर झाओ हवेली के प्रांगण में आ गया। वह तेजी से खाई की ओर बढ़ा और किनारे पर खड़ा हो गया। वहां अग्नि मछलियां आराम से तैर रही थीं। झाओ मुस्कुराया और फिर खाई में हाथ डाला। अचानक एक अंतरिक्षीय छिद्र खुल गया। गर्म झरने का पानी कुछ मछलियों के साथ उस छिद्र में गिर गया। जैसे ही अग्नि मछली अंतरिक्ष में प्रवेश करती है, एक आवाज आती है और कहती है, जलीय जीवों की खोज। इन्हें विशेष जल गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। इनमें खाने योग्य मुलायम मांस होता है। इनकी कमी इनका छोटा आकार है। मछली में सुधार किया जा रहा है। मछली के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। अब आप इन मछलियों को दुकान से खरीद सकते हैं। परिपक्व होने में 15 घंटे लगते हैं। प्रत्येक मछली केवल 8 बार प्रजनन कर सकती है। प्रत्येक प्रजनन चक्र में हर 8 घंटे में 30 बच्चे पैदा होते हैं। मछली को हर 4 घंटे में भोजन की आवश्यकता होती है। फार्म में स्थित गर्म पानी का झरना इनका विशेष आवास बनेगा। अब आप अपने फार्म के औजारों का उपयोग कर सकते हैं। उस क्षण झाओ को खुशी से उछलने का मन हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, आवाज फिर से सुनाई दी। रेंच के औजारों से कनेक्शन सफल रहा। जाल का उपयोग लक्षित जीवों को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। इस जाल को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए रेंच को 10वें स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। यदि जाल का उपयोग वर्तमान में इस क्षेत्र के बाहर किया जाता है तो इसके द्वारा जीवों को पकड़ने की संभावना केवल 10% होगी। मक्खी मारने वाले उपकरण में एक ही बार में मारने की क्षमता है। इस उपकरण का पूरी तरह से प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए रेंच को 10वें स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। यदि इस उपकरण का उपयोग वर्तमान में इस क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है तो एक ही बार में मारने की संभावना केवल 10% होगी। हमले की सीमा निगरानी सीमा से अधिक नहीं हो सकती। आदेश फंक्शन सेट है। ये सुविधा उस स्थान के भीतर मौजूद सभी प्राणियों को मेजबान के आदेश का पालन करने की अनुमति देती है। चारा रूपांतरण फंक्शन सेट हो गया है। होस्ट अब ये निर्धारित कर सकता है कि कौन सी फसलें चारे में परिवर्तित होंगी। आवाज के समाप्त होते ही झाओ वापस उस स्थान पर आ गया। हालांकि उसे गर्म पानी के झरनों में कोई मछली तैरती हुई नहीं दिखाई दी। उसने खलिहान खोलने का फैसला किया और वाकई वहां एक नई अग्नि मछली की आकृति बनी हुई थी। उस पर लिखा था कि उसके पास केवल 5 छोटी अग्नि मछलियां हैं। झाओ ने तुरंत उन अग्नि मछलियों को गर्म पानी के झरने में डाल दिया।
हालांकि पानी का तापमान अधिक था, लेकिन उस पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। दरअसल मछलियां खुशी खुशी तैरती हुई प्रतीत हो रही थीं। वापस खलिहान में जाकर झाओ ने देखा कि वह किन चीजों को पशुओं के चारे में बदल सकता है। वहां कुछ मूली के पत्ते थे। उसने बहुत सारी मूली तोड़ी थी, इसलिए उसके पास इतने सारे मूली के पत्ते जमा हो गए थे। अब तक इनका कोई उपयोग नहीं था। झाओ ने मूली के पत्तों को सीधे पशुओं के चारे में परिवर्तित किया और उन्हें गर्म झरनों तक पहुंचा दिया। वह वास्तव में देखना चाहता था कि चारा कैसा दिखेगा। मूली के पत्ते लाल रंग के हो गए। झाओ धीरे धीरे गर्म पानी के झरनों की ओर बढ़ते हुए आश्चर्यचकित रह गया। पानी में कुछ खूबसूरत चमकीले लाल रंग के पौधे लहरा रहे थे। आग वाली मछलियां लगातार तैरती रहती थीं, लेकिन कभी कभी वे इनमें से कोई पौधा खा लेती थीं। ये देखकर झाओ समझ गया कि ये पौधे ही उनका भोजन थे। झाओ ने अभी अभी अपना काम खत्म किया ही था कि मेरिन और मेघविला से बाहर आ गईं। वे उसके पास गईं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, उन्होंने देखा कि गर्म पानी के झरनों में कुछ अलग सा माहौल था। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मछलियां और पौधे उगाए थे। इस बदलाव को देखकर दोनों हैरान रह गए। मेरिन उत्सुक थी, इसलिए उसने पूछा, गुरुजी, आखिर क्या हो रहा है? झाओ ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं। मैंने हवेली से कुछ छोटी छोटी लाल मछलियां खरीदी हैं, और ये लाल पौधे इन्हीं मछलियों का चारा है। झाओ की बात सुनकर मेरिन आश्चर्यचकित रह गई। उसने मुड़कर दोबारा गर्म पानी के झरनों की ओर देखा, लेकिन इस बार वह बेहद खुश थी। वाह, यहाँ तो फायर फिश पाली जा सकती है। इससे आमदनी का एक और जरिया मिल जाएगा। अरे हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये नहीं है। मैं आपको बताना भूल गया था कि ये छोटी छोटी लाल मछलियां 15 घंटे में बड़ी मछलियां बन जाएंगी। फिर ये प्रजनन करेगी और हर 8 घंटे में 30 छोटी मछलियां पैदा करेगी। ये प्रक्रिया 8 बार दोहराई जा सकती है। ये देखकर मीरेन चकित रह गई। महाद्वीप में सभी जानते थे कि अग्नि मछली का पालन पोषण बहुत कठिन होता है। गर्म पानी का झरना होने पर भी इन मछलियों को बड़ी मात्रा में पालना आसान नहीं था। यही कारण था कि अग्नि मछली बहुत दुर्लभ थी। इन मछलियों का पालन पोषण करना सिर्फ इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि ये केवल गर्म झरनों में ही उगती थी, बल्कि इसलिए भी कि ये अपने भोजन को लेकर बहुत नखरे करती थी। कई ऐसी चीजें थीं जो ये नहीं खाती थी या जिन्हें खाने से ये बीमार पड़ जाती थी। यही कारण था कि फायरफिश की इतनी अधिक संख्या में खेती नहीं की जाती थी। इस हवेली में इन मछलियों के जीवित रहने का एक कारण ये था कि यहाँ बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण पेड़ थे। हालांकि फायरफिश बहुत चुनिंदा थी, फिर भी इस पेड़ की जड़ें उनके भोजन का एक हिस्सा थी। पेड़ बड़े होने के कारण उनकी रोएदार जड़ें इतनी लंबी थीं कि नाले तक पहुंच जाती थीं और मछलियों का भोजन बन जाती थीं। हालांकि सर्दियों में बहुत सी मछलियां ठंड से या पेड़ों से पर्याप्त पोषक तत्व न मिलने के कारण मर जाती थीं। केवल कुछ ही मछलियां जीवित बच पाती थीं। फायरफिश को पालने में कठिनाई के कारण कीमती होने के बावजूद बहुत कम व्यापारी इसे बेच पाते थे। एक फायरफिश की न्यूनतम कीमत 2 सोने के सिक्के थी। इतनी कीमत चुकाना बहुत मुश्किल था, और अगर कोई इसे खरीद भी सकता था तो भी फायरफिश सीधे राजघराने या कुलीन वर्ग के पास ही जाती थी। यदि आम लोगों के पसंदीदा भोजन में तेल, फल और बांस चावल शामिल थे, तो कुलीन वर्ग के पसंदीदा भोजन में फायरफिश शामिल थी। इसलिए आपके पास कितनी भी फायरफिश क्यों ना हो, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि कोई उसे खरीदेगा नहीं। झाओ को इस बात का ठीक से पता नहीं था, लेकिन मेरिन को पता था। मूली या तेल वाले फलों से तेल बेचने की तुलना में फायरफिश से उन्हें जल्दी पैसा मिलेगा। ये बात समझकर ही मेरिन इतनी खुश थी कि उस जगह में अग्नि मछली पाली जा सकती थी। उसने महाद्वीप पर कुछ ही जगहों के बारे में सुना था जहां अग्नि मछली पाली जाती थी और वे उससे खूब धन कमाते थे। हवेली के पिछले मालिक ने शायद इन छोटी अग्नि मछलियों से अपना धन कमाने की कोशिश की होगी, लेकिन पर्याप्त संख्या में न पाल पाने के कारण उसने यह विचार छोड़ दिया। गर्म झरनों में इन अग्नि मछलियों को देखकर मेरिन को खुशी हुई। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। जब तक हम इन अग्नि मछलियों को पालते रहेंगे, हमें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अनुवादक की टिप्पणी। नेट का अनुवाद वास्तव में कैप्चर टूल के रूप में किया गया था, लेकिन मैंने इसे बदलकर नेट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब वह इस टूल का उपयोग करेगा तो यह वास्तव में एक नेट ही होगा। अनुवादक की टिप्पणी #2। पिछले अध्यायों में जब भी झाओ का स्तर बढ़ता था, मैं उसे झाओ का स्तर बढ़ना के रूप में अनुवाद करता था, लेकिन वास्तव में वह खेत का स्तर बढ़ना होता था। पता चला कि खेत और पशुपालन के स्तर अलग अलग होते हैं। अब से जब भी स्तर बढ़ेगा, मैं उसे खेत का स्तर बढ़ना या पशुपालन का स्तर बढ़ना के रूप में अनुवाद करूंगा। अनुवादक की टिप्पणी #3। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 93। दुश्मन का पीछा करना। इस अध्याय को ब्रेंट ऑस्ट्रेलिया ने प्रायोजित किया है। धन्यवाद। झाओ मुस्कुराए। दादी मेरिन, मैं इतनी सारी लाल मछली पालने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर हम इतनी सारी मछलियां बाजार में बेचेंगे तो क्या वे बेकार नहीं हो जाएंगी? झाओ के शब्द मेरिन के उत्साह पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरे और उसकी उमंग तुरंत शांत हो गई। हालांकि इसका कारण कुछ और था। झाओ बाजार में फायरफिश की भरमार नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे कीमत पर असर पड़ता, लेकिन मेरिन सोच रही थी कि इसका बुडा कबीले पर क्या असर होगा। अगर लोगों को पता चल गया कि उनका कबीला बड़ी मात्रा में फायरफिश पाल सकता है, तो उसे डर था कि इस तरीके के लिए बुडा कबीले का शिकार करने का लालच बहुत बढ़ जाएगा। मेरिन ने तेवर चढ़ाए। गुरुजी, आपकी बात सही है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अग्नि मछली और बुडा वंश के बीच के संबंध के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना चाहिए, वरना हमारा विनाश हो जाएगा।
वे पुराने रईस इन मछलियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहेंगे। हमें सावधान रहना होगा। झाओ ने सिर हिलाया। चिंता मत करो दादी मेरिन, मैं सावधान रहूंगा। सब लोग मुझे मेरे काले जादूगर वाले रूप में ही जानते हैं, इसलिए कोई भी बुढ़ा कबीले पर शक नहीं करेगा। और मैंने दलदल में मादक आत्माओं को पकड़ने वाले दुष्ट प्राणियों को तैनात कर रखा है, इसलिए जल्द ही काला रेगिस्तान सुरक्षित हो जाएगा। मेरिन ने सिर हिलाया, फिर आह भरी। महाद्वीप में पैसे के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। पुराने रईस भी हमेशा पैसा कमाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। शायद यह अच्छा ही हुआ कि हमारे बुढ़ा कबीले को ब्लैकवेस्ट में निर्वासित कर दिया गया। कम से कम हम वहां छिप तो सकते थे। जब तक हम लोगों को यह न बताएं कि हम अग्नि मछली पाल सकते हैं, तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, यही सबसे अच्छा होगा कि हम सबको अपने अस्तित्व को भुला दें, झाओ ने कहा। कुछ देर और बातचीत करने के बाद वे आराम करने के लिए विला लौट आए। दोनों जगहों पर सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद झाओ ने अंतरिक्ष में ही रहने का फैसला किया। झाओ को उस जगह पर रहना बहुत अच्छा लगता था। पहला कारण ये था कि विला का डिजाइन पृथ्वी पर मौजूद विलाओं जैसा था। वहां रहना बहुत आरामदायक लगता था। दूसरा कारण ये था कि वह जगह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी, इसलिए उसे कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई। वह स्थान कभी उजाले से अंधेरे में नहीं बदलता था। आकाश का रंग हमेशा एक जैसा रहता था। अगर झाओ को ये जानना होता कि बाहर अंधेरा है या नहीं, तो उसे स्क्रीन के निगरानी तंत्र का उपयोग करना पड़ता था। शाम को झाओ ने ब्लॉकहेड और रॉकहेड को विला में आराम करने के लिए बुलाया। जहां तक दासों की बात है, उन्हें महल में ही छोड़ दिया गया, जहां पर्याप्त भोजन, पेय और जलाओ लकड़ी उपलब्ध थी। वास्तव में दास महल में सोना पसंद करते थे। हालांकि महल बहुत आरामदायक था, फिर भी उन्हें झाओ के बगल में सोना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें कभी पता नहीं चलता था कि सोते समय झाओ जागेंगे या नहीं, जिससे उनके मन में बहुत चिंता रहती थी। इस समय महल में सोना अधिक आरामदायक था। कुछ समय से अंतरिक्ष में रहते हुए झाओ जादुई आड़ू के पेड़ पर ध्यान दे रहा था। सौभाग्य से पेड़ की वृद्धि बहुत संतोषजनक थी। यह आड़ू का पेड़ झाओ के पिछले जीवन के पेड़ों से अलग था। यह बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन पूरा पेड़ ऐसा लग रहा था मानो किसी सुंदर क्रिस्टल से तराशा गया हो। मेरिन और मेघ भी उस जादुई आड़ू के पेड़ पर ध्यान दे रही थी। उनके लिए वह पेड़ वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। शाम को झाओ ने कुछ मूली तोड़ी। अब तक उसके पास लगभग 14 एकड़ में उगी मूली हो चुकी थी। लौरा के वापस आने पर उसके पास बेचने के लिए पर्याप्त से अधिक मूली होगी। फिलहाल पैसे कमाने का एकमात्र तरीका मूली, फायरफिश और ऑयल फ्रूट्स थे। और हाँ, अगर वे कभी मैजिक पीच बेचने का फैसला करते हैं तो वो भी एक जरिया हो सकते हैं। झाओ ने कुछ गणनाएं की। चूनकी तेल वाले फलों से प्राप्त तेल सस्ता था और उसकी मांग अधिक थी, इसलिए तेल की बिक्री स्थिर रहेगी। फायरफिश सबसे कीमती थी, लेकिन झाओ उन्हें केवल थोड़ी मात्रा में ही बेचने को तैयार था, अन्यथा इससे उन पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित हो जाता। मूली की बात करें तो वे उसे आम जनता को बेच सकते थे। हालांकि वह जादुई सब्जी थी, फिर भी आम लोग भी उसे कुछ बार खरीद सकते थे। लेकिन ज्यादातर मूली रईसों और व्यापारियों को ही बेची जाती थी। आम लोगों के लिए रोजाना जादुई मूली खाना मुमकिन नहीं था। हालांकि वह आग वाली मछलियों की तुलना में जादुई मूली अधिक बेच सकता था, फिर भी वह बहुत अधिक नहीं बेच सकता था, अन्यथा इसका मूली के बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उसे खुद मुनाफे में नुकसान उठाना पड़ेगा। झाओ जादुई आड़ू के पेड़ के पास बैठा था, तभी उसकी आत्मा में हलचल मच गई। अचानक ब्रिक की आवाज कहीं से सुनाई दी। गुरुजी, स्टोनी माउंटेन में मुसीबत आ गई है। झाओ एकदम स्थिर हो गया, फिर उसने स्क्रीन उठाकर उन्हें देखा। काले जादूगरों ने उसे तब तक सूचना नहीं दी होती जब तक कि उन पर नजर रखने वाले लोगों ने कोई कार्रवाई न कर दी हो। ऐसा लगता है कि उनके दुश्मनों का सब्र आखिरकार टूट गया है। क्या आपकी रिपोर्ट सटीक है? झाओ ने तुरंत पूछा। बिल्कुल सही, ब्रिक ने कहा। वे स्टोनी माउंटेन की ओर बढ़ रहे हैं और कल रात तक यहां पहुंच जाएंगे। झाओ ने सिर हिलाया। वे कितने शक्तिशाली हैं? 3 जादूगर, 3 उन्नत स्तर के योद्धा, 300 मध्य स्तर के योद्धा और 100 हत्यारे। इन 3 जादूगरों में एक प्रकाश जादूगर भी शामिल है। प्रकाश जादूगर, झाओ ने धीरे से कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग प्रकाश जादूगर को लाएंगे। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की है। महाद्वीप में एक कहावत प्रचलित थी कि प्रकाश का जादूगर काले जादूगर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि किसी समूह में कोई काला जादूगर होता तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता। वहीं यदि कोई प्रकाश का जादूगर होता तो वह सबका चहेता होता। प्रकाश के जादूगर आमतौर पर साफ सुथरा सफेद चोगा पहनते थे और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनके गर्म हाथों से ऐसे प्रकाश के मंत्र निकलते थे जो लोगों के घावों को भर सकते थे और उनके शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते थे। उन्हें परिपूर्ण जादूगर माना जाता था। झाओ को पता नहीं था कि प्रकाश जादू काले जादू को रोक सकता है या नहीं। अगर प्रकाश जादूगर और काला जादूगर एक ही स्तर पर हो तो काला जादूगर को निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब वे एक ही स्तर पर हो। 5 तत्वों में से 2 जल और अग्नि थे। प्रकृति में जल अग्नि को बुझा सकता है, लेकिन एक गिलास पानी से जलती हुई कार की आग नहीं बुझ सकती। ऐसा हो सकता है, लेकिन महाद्वीप में यह मान्यता थी कि काले जादूगर से निपटने का सबसे अच्छा तरीका प्रकाश मंत्रों का प्रयोग करना था। भले ही प्रकाश जादूगर उच्च स्तर का न हो, वह निश्चित रूप से काले जादूगर के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकता था। चूंकि झाओ एक काला जादूगर था, इसलिए उससे निपटने के लिए प्रकाश जादूगर को लाना सही निर्णय था। इस स्थिति से ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरी तरफ के लोग सचमुच झाओ को हराना चाहते थे। वे 3 जादूगर, 3 उन्नत स्तर के योद्धा, 300 मध्यम स्तर के योद्धा और 100 हत्यारे लेकर आए थे।
इस दल की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। अगर मरे हुए भाड़े के सैनिकों का समूह उनसे टकरा भी जाता तो वे उनसे बचने के लिए रास्ता बदल लेते। लेकिन झाओ डरा नहीं था। उसके लिए केवल प्रकाश जादूगर ही मुसीबत था, लेकिन उसे तैयार रहना था। वह इतना मूर्ख नहीं था कि बस इंतजार करता रहे। आखिरकार आक्रमण ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। यह एक अवसर भी था। झाओ को उन्हें ये दिखाना था कि वे किससे मुकाबला कर रहे हैं। अगर दुश्मन उनका सम्मान नहीं करता तो वे जो कुछ भी कर सकते थे उसकी कोई सीमा नहीं थी। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वनफैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 94 घात लगाकर हमला। झाओ ने ब्रिक को उनकी सेनाओं के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए कहा, लेकिन उस मरे हुए काले जादूगर ने कहा, गुरुजी, यह आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में हत्यारे हैं और चूंकि मैं जीवित नहीं दिखता, मुझे डर है कि मैं उनके शिविर में चुपके से घुस नहीं पाऊंगा। झाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, बस कल मुझे ये जरूर बता देना कि वे कहाँ बसेंगे। ब्रिक ने बात मान ली और अचानक आवाज गायब हो गई। झाओ तुरंत विला में घुस गई और चिल्लाए, दादी मेरिन, दादी मेरिन। मेरिन आराम कर रही थी, लेकिन जब झाओ ने उसे पुकारा तो वह तुरंत उसकी ओर दौड़ी। गुरुजी, क्या बात है? आवाज सुनकर मेघ भी अपने कमरे से बाहर आ गई। झाओ की चीख से उसकी ध्यान साधना भंग हो गई। मेघ अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि झाओ की रक्षा करने के लिए उसके पास अधिक शक्ति हो। जब झाओ ने मेरिन को देखा तो उसने उनका अभिवादन किया और कहा, दादी मेरिन, मुझे अभी अभी एक काले जादूगर से संदेश मिला है। स्टोनी माउंटेन की ओर एक सेना आ रही है। 3 जादूगर, जिनमें से एक प्रकाश जादूगर है, 3 उन्नत स्तर के योद्धा, 300 मध्य स्तर के योद्धा और 100 हत्यारे कल रात जागीर पर हमला करने वाले हैं। मेरिन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वे कौन है? मेरिन अक्सर आदम के पिता के साथ युद्ध के मैदान में जाती थी। भले ही उसका स्वभाव अच्छा था, लेकिन अगर कोई उससे पंगा लेने की कोशिश करता तो वह बर्दाश्त नहीं करती। 8वें स्तर के जादूगर को नाराज करना किसी काम का नहीं था। झाओ ने सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि वहां हत्यारे हैं। ब्रिक उनके ज्यादा करीब नहीं जा सकता। चूंकि वह एक अमर प्राणी है, इसलिए उनके समूह में घुलना मिलना नामुमकिन है। लेकिन भले ही यह पता लगाना मुश्किल है कि ये कौन है, मैंने उसे उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कहां डेरा डालेंगे ताकि हम कल उन पर हमला कर सकें। मेरिन एक पल के लिए रुकी, झाओ की बात पर विचार किया, फिर उसने सिर हिलाया। यह अच्छा विचार है, लेकिन अभी हमारी ताकत बहुत कम है। मुझे लगता है कि आपको ड्रंक और अन्य काले जादूगरों को उनके काम से वापस बुला लेना चाहिए। कल तक हमें हर संभव मदद की जरूरत होगी। झाओ मान गया, फिर उसे कुछ सूझा और उसका चेहरा बदल गया। दादी मेरिन, दादा ग्रीन का क्या हुआ? क्या उन्होंने उनसे निपटने के लिए किसी को नहीं भेजा होगा? उन्हें तो पता ही नहीं कि अभी क्या हो रहा है। मेरिन मुस्कुराए। गुरुजी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस बूढ़े आदमी के इतने लंबे समय तक जीवित रहने का एक कारण है। निश्चिंत रहें, वो वापस जरूर आएगा। जब झाओ को बेहतर महसूस हुआ तो उसने कहा, ठीक है, मैं काले जादूगरों को वापस बुलाकर गुलामों को अंतरिक्ष में ले आऊंगा। उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहो। हमें तैयारी करनी होगी, मेरिन ने कहा। झाओ ने सिर हिलाया। मैं सबको इकट्ठा कर लूंगी। दादी मेरिन, आप ध्यान कीजिए। मेरिन अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ी, जहां उसने खुद को ठीक से तैयार किया ताकि वह युद्ध के लिए अपनी सर्वोत्तम स्थिति में हो सके। झाओ ने ड्रंक को संदेश भेजा। जहां तक दासों की बात है, उसने उन्हें तुरंत अंदर नहीं लाया, बल्कि अगले दिन तक इंतजार करना बेहतर समझा, क्योंकि वह उनकी रात की नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। फिलहाल महल में रहना ही काफी सुरक्षित था। अगली सुबह हो गई। झाओ ने ब्लॉकहेड और रॉकहेड को गुलामों को संगठित करने और उन्हें अंतरिक्ष में लाने का आदेश दिया। दोपहर में झाओ को कुछ खबर मिली। ब्रिक ने उसे बताया था कि दुश्मन ने स्टोनी माउंटेन के दक्षिण में एक घाटी में डेरा डाल रखा है। ये संदेश मिलते ही झाओ ने ब्रिक को चुपके से हवेली में वापस जाने के लिए कहा। आखिर दुश्मन ने स्टोनी माउंटेन पर निगरानी के लिए कुछ लोगों को तैनात किया हो सकता है। हत्यारे कमजोर नहीं थे, हालांकि उन्हें जो सिखाया जाता था वह एक आम योद्धा को सिखाए जाने वाले ज्ञान से बिल्कुल अलग था। शरीर को हल्का बनाने वाली मार्शल आर्ट और एक ही वार में दुश्मन को मार गिराने की तकनीक के साथ साथ वे अपनी उपस्थिति छिपाने में भी माहिर थे। अपनी उपस्थिति छिपाने में निपुण होने का अर्थ था अंधेरे के गुणों का अध्ययन करना। जब से ब्रिक एक अमर प्राणी बना था, उसका पूरा शरीर अंधेरे में समा गया था। ये कहा जा सकता है कि वह एक प्रशिक्षित हत्यारे की तरह खुद को छिपा सकता था। उसे सांस लेने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही ब्रिक हवेली के करीब पहुंचा, एक छेद दिखाई दिया जिससे वह अंदर प्रवेश कर सका। झाओ को देखकर उसने अभिवादन किया। झाओ ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, लोगों से बचते हुए, आपको क्या लगता है कि घाटी तक वापस पहुंचने में कितना समय लगेगा? अंधेरा होने से पहले, ब्रिक ने तुरंत कहा। झाओ ने सिर हिलाया और फिर अपनी भूतिया छड़ी ब्रिक को सौंप दी। ये छड़ी लो और घाटी की ओर जाओ, उसके बाद कुछ मत करना। ब्रिक ने आज्ञा का पालन किया। उसने भूतिया छड़ी को पकड़ा, जो आधा मीटर लंबी हो गई, फिर उस स्थान से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही वह तुरंत घाटी की ओर दौड़ने लगा। लेवल अप करने पर मिलने वाले फायदों में से एक था भूतिया छड़ी। ये झाओ से जुड़ी हुई थी और दूसरों के लिए इसका इस्तेमाल करना नामुमकिन था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ब्रिक दौड़ते समय इसे अपने हाथ में नहीं रख सकता था। मेरिन झाओ के बगल में खड़ी थी और हालांकि उसे समझ नहीं आया कि झाओ ने ब्रिक को छड़ी क्यों दी, उसने पूछा भी नहीं।
उसे विश्वास था कि झाओ जानता है कि वह क्या कर रहा है। झाओ विला के अंदर गया और बैठक कक्ष में लगी स्क्रीन चालू कर दी। अब वे बाहर देख पा रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर दिख रही छवि लगातार बदल रही थी। अंतरिक्ष के नियमों के बारे में मेरिन के ज्ञान के अनुसार स्क्रीन केवल केंद्र बिंदु से 500 मीटर की दूरी के भीतर ही छवि दिखा सकती थी। इसी कारण स्क्रीन पर छवि आमतौर पर ज्यादा नहीं हिलती डुलती। लेकिन अब छवि तेजी से चलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे ये सिद्ध होता है कि अंतरिक्ष का केंद्र बिंदु गतिशील था। ब्रिक तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो स्क्रीन पर साफ दिख रहा था। लेकिन वह सीधी रेखा में नहीं दौड़ रहा था, बल्कि एक अजीब से पैटर्न में घूम रहा था। उसका चुना हुआ रास्ता अक्सर ऐसी जगहों पर जाकर रुकता था जहां से उसे देखना मुश्किल होता था, जैसे कि छिपे हुए इलाके जहां परछाइयां उसके शरीर को ढक सकती थीं। फिर भी उसकी गति धीमी बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही ब्रिक पहाड़ों के बीच से गुजरा, स्क्रीन पर दिख रही छवि तेजी से हिलने लगी, जिससे झाओ को चक्कर आने लगा। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खोली, लेकिन वह स्क्रीन को नहीं देख रहा था। अचानक वह उठा और कमरे से बाहर चला गया। मेरिन उसके पीछे पीछे गई। क्या बात है गुरुजी? कुछ नहीं, ड्रंक और बाकी काले जादूगर अभी अभी वापस आए हैं। मुझे इतनी जल्दी उनके लौटने की उम्मीद नहीं थी। काले जादूगर सड़े गले शवों से भरे दलदल की बाहरी सीमा का पता लगा रहे थे, तभी झाओ ने उन्हें महल में लौटने का आदेश दिया। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वे समय पर वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन उसने इतनी जल्दी पहुंचने की कल्पना नहीं की थी। बिना किसी झिझक के उसने उन्हें अंतरिक्ष में खींच लिया। हालांकि वे किसी भी मरे हुए आत्मा प्राणी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए थे, इसलिए वे अपनी सेना को बढ़ा नहीं पाए। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 95 हमेशा के लिए। इस अध्याय को ब्रेंटी ऑस्ट्रेलिया ने प्रायोजित किया था। मैं इस 3 बार पुरस्कार जीत चुके चैंपियन दानदाता को धन्यवाद देना चाहता हूं। झाओ के लिए अभी ड्रंक से लाशों से भरे दलदल की स्थिति के बारे में पूछने का समय नहीं था। भविष्य में इस तरह के सवाल पूछने के कई मौके मिलेंगे, लेकिन अभी उन्हें दूसरे काम निपटाने थे। 2 घंटे से अधिक समय के बाद ब्रिक घाटी तक पहुंच गया। घाटी डेरा डालने के लिए एक अच्छी जगह थी। 2 पहाड़ों के बीच का एक समतल इलाका जहां एक छोटी सी धारा बहती थी। साथ ही समतल भूभाग के कारण यहां छिपकर हमला करना और उन पर आक्रमण करना मुश्किल था। लेकिन झाओ के लिए ऐसा नहीं था। कोई भी स्थान घात लगाने का स्थान बन सकता था, क्योंकि वह अपनी सेना को पल भर में घाटी के किसी भी हिस्से में प्रकट कर सकता था। झाओ और मेरिन उस जगह से बाहर निकले और घाटी के भूभाग का सावधानीपूर्वक जायजा लिया। वे सामने वाले पक्ष को ठीक से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि यहां से नजदीक कोई अच्छी छुपने की जगह नहीं थी। यही जगह उनके लिए एकमात्र विकल्प थी। मेरिन को युद्ध क्षेत्र की अच्छी समझ थी। अगर ये सेना कुछ आम लड़ाकों से बनी होती तो झाओ की शक्ति से उन्हें हराया जा सकता था। लेकिन अगर ये सेना किसी अनुभवी योद्धा के नेतृत्व में एकजुट होती तो उन्हें हराना इतना आसान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से निपटना मुश्किल होता। घाटी देखने के बाद वे वापस अंतरिक्ष में लौट आए। वे विला के लिविंग रूम में स्क्रीन देखने चले गए। समय अच्छा बीत रहा था, इसलिए झाओ ने ड्रंक को फोन करके दलदली इलाके में हुई घटना के बारे में बताया। ड्रंक द्वारा दी गई खबर से झाओ थोड़ा निराश हुआ, हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी। उनका काम केवल सड़े गले शवों से भरे दलदल के किनारे का पता लगाना था, इसलिए उन्हें उस जगह के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली और न ही उन्हें कोई शक्तिशाली मरे हुए जीव या आत्मा जंतुओं का पता चला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें कोई पौधा भी नहीं मिला। जिस इलाके में वे खोज कर रहे थे वह एक विशाल कीचड़ भरे तालाब जैसा था, जिसमें चलना मुश्किल था, जिससे उनकी गति धीमी हो गई थी। मृत शरीरों से बने दलदल की पहली परत निर्जीव दलदल थी। सौभाग्य से ड्रंक और काले जादूगरों के साथ झाओ के आदेश पर आए वे मरे हुए जीव उसी दलदल में पैदा हुए थे। वे अपना पूरा जीवन उसी दलदल में बिताते आए थे, यहाँ तक कि वे सहज प्रवृत्ति से चलने फिरने में सक्षम थे। उनका जन्म, पालन पोषण, मृत्यु और फिर से मृत शरीर का निर्माण वहीं हुआ था। मृत शरीरों से बना दलदल ही उनका घर था। यही कारण था कि कैरियन दलदल एक शक्तिशाली स्थान था। वहां मरने वाले आत्मा प्राणी ऐसे अमृत प्राणी बन जाते थे जो धीरे धीरे अपनी शक्ति का स्तर बढ़ा सकते थे। महाद्वीप में ऐसी क्षमता रखने वाला एकमात्र दूसरा स्थान डीप मैजिक था। लोगों का मानना था कि डीप मैजिक में एक शैतान रहता है जो मरने के बाद भी जीवित रहने का कारण होने पर आपको पुनर्जीवित कर सकता है। यह दलदली इलाका लगातार मरे हुए जीवों को पैदा करता था, इसलिए इतना शक्तिशाली था। चूंकि इस दलदली इलाके में मरे हुए जानवरों को मरे हुए जीवों में बदला जा सकता था और इसने कई विशेषज्ञों को मार डाला था, इसलिए यह एक विशेष और वर्जित स्थान बन गया था। इसीलिए झाओ ने ड्रंक को सावधान रहने को कहा था। मुसीबत खड़ी करने से पहले उन्हें दलदल को अच्छी तरह से समझना था। हालांकि इस बार ड्रंक और काले जादूगरों को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अगली बार वे सड़े गले शवों से भरे दलदल का और भी गहराई से अध्ययन करने की तैयारी करेंगे। ड्रंक ने झाओ को सारी घटना बताने के बाद काले जादूगरों को दूर भगा दिया और चुपचाप बैठक में बैठकर स्क्रीन देखने लगा। लेकिन मेरिन ने गौर किया कि झाओ स्क्रीन पर चल रही घटनाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और शायद ड्रंक की बातों पर सोच रहा था। गुरुजी, हालांकि ड्रंक को कुछ हासिल नहीं हुआ, कम से कम उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। इतना काफी है कि वे सड़े गले शवों से भरे दलदल से बच गए। इस महाद्वीप के 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक होने का एक कारण है। नहीं, मैं ड्रंक और अन्य काले जादूगरों को दोष नहीं देता। उन्होंने अच्छा काम किया, झाओ ने कहा। मैं बस इस बारे में सोच रहा था कि सड़े गले शवों का दलदल कितना बड़ा खतरा है। अगर हम ब्लैक वेस्ट में खेती करना और पशुपालन करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि हम इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढ लें।
मेरिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह असंभव है। इतने वर्षों बाद भी कोई भी उस सड़े गले शवों से भरे दलदल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर सकते। आज तक किसी ने भी उस सड़े गले शवों से भरे दलदल पर विजय पाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वे हमारी तरह उसके पास नहीं रहते थे, इसलिए हमें कोशिश करनी ही होगी। मेरिन झाओ की बात समझ गई थी। दलदली भूमि पर अब तक किसी के भी कब्जा न कर पाने का कारण ये था कि पहला, वह बहुत खतरनाक थी, और दूसरा, उसके आसपास कोई नहीं रहता था। दलदली भूमि उनके लिए कभी कोई खतरा नहीं थी, उन्हें इससे कोई दर्दनाक अनुभव नहीं झेलना पड़ा था। लेकिन बुढ़ा वंश अलग था। अगर वे दलदली भूमि का सामना नहीं कर पाते तो बुढ़ा वंश कभी विकसित नहीं हो पाता। मरे हुए आत्माओं की सेनाएं दलदली भूमि से निकलकर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती थी, यहां तक कि कुछ भी न बचे। यही बुढ़ा वंश के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ब्लॉकहेड और रॉकहेड चुपचाप झाओ की बातें सुन रहे थे। एक समय पर ब्लॉकहेड ने अनजाने में कहा, गुरुजी, वह दलदल बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन जब तक हमारे पास जगह है हम सुरक्षित रहेंगे। उस दलदल में जाना बहुत खतरनाक है। अगर हम मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गुरुजी की मृत्यु हो गई तो हम अपने कुल के पूर्वजों का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको सावधान रहना होगा। ब्लॉकहेड का लहजा गंभीर था। उसकी बात सुनकर मेरिन का चेहरा बदल गया। हाल ही में झाओ की तमाम शानदार उपलब्धियों के कारण उसे अब झाओ की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। लेकिन ब्लॉकहेड की बातों ने उसे याद दिला दिया कि झाओ बुढ़ा वंश का आखिरी बच्चा है। अगर झाओ को कुछ हो गया तो बुढ़ा वंश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। झाओ ने ब्लॉकहेड की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मर्जी से उस दलदल से खेल रहा हूं? अंतरिक्ष हमेशा के लिए हमारी रक्षा नहीं करेगा। याद रखो, मैंने शून्यता का जल पिया है। मैं जादू या मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, और मेरा शरीर आम आदमी से भी कमजोर है। अगर एक दिन मैं बीमार पड़कर मर जाऊं या बूढ़ा होकर मर जाऊं तो क्या तुम्हें लगता है कि अंतरिक्ष बना रहेगा? अंतरिक्ष के चले जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि बुढ़ा कबीले के पास ऐसा क्या है जो उस दलदल का सामना कर सके? झाओ की बातें सुनकर सबका चेहरा पीला पड़ गया। झाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, शून्यता का जल सिर्फ मुझ पर ही असर नहीं करता। मेरी 12 पीढ़ियों तक के वंशज भी जादू या मार्शल आर्ट नहीं सीख पाएंगे। मेरे जाने के बाद मुझे डर है कि बुढ़ा वंश के लिए किसी भी आत्मा राक्षस के हमले को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हमें इस दलदली इलाके की समस्या का हमेशा के लिए हल निकालना होगा। मेरिन ने अपना मुंह खोला। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में कुछ नहीं बोली। झाओ की बात सच थी। बुढ़ा वंश झाओ की अद्भुत जादुई शक्ति पर निर्भर था। अगर एक दिन वह शक्ति सचमुच नष्ट हो गई तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। झाओ की नजर में वह चाहता था कि बुढ़ा वंश पीढ़ियों तक कायम रहे, इसलिए उन्हें सड़े गले मांस से भरे दलदल के खतरे से निपटना ही था। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 96 नाम बदला गया। मेरिन को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि शून्यता का जल पीने से शरीर सामान्य व्यक्ति की तुलना में कमजोर हो जाएगा। यदि झाओ की मृत्यु हो जाती है तो वे उस स्थान को खो देंगे जिस पर बुढ़ा वंश बहुत अधिक निर्भर करता है। सबसे अहम बात थी सड़े गले शवों से निकले मरे हुए जीव, शराबी और काले जादूगर। अगर वो जगह ही एक दिन गायब हो जाए तो क्या वो लोग भी गायब हो जाएंगे? इससे भी बुरा, अगर वो लोग गायब न हो और उनका दुष्ट स्वभाव फिर से लौट आए तो क्या होगा? तब तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उन्हें झाओ की सुरक्षा पर ध्यान देना था, न केवल जगह की कमी के कारण, बल्कि इसलिए भी कि वह बुढ़ा वंश का अंतिम बच्चा था। यदि वह इकलौता न होता और वास्तव में कई उत्तराधिकारी होते तो वे झाओ पर इतना ध्यान नहीं देते। ये परंपरा थी कि केवल उत्तराधिकारी ही परिवार का नाम विरासत में पा सकता था, और कुलीन वर्ग इस परंपरा का पालन करता था। जब तक परिवार का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और वंश एक कुलीन वंश बना रहेगा, तब तक वे एक दिन वापसी कर सकते हैं। झाओ की बातों के कारण कमरे में मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। झाओ ने सबकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। जब वह इस दुनिया में आया तो वह आदम बुढ़ा बन गया, जो कुल का इकलौता वारिस था। बुढ़ा कुल को अगर तरक्की करनी थी तो उसे झाओ और उसके वंशजों पर निर्भर रहना था। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो कुल को उसके बच्चों के सहारे की जरूरत पड़ती, लेकिन झाओ को नहीं लगता था कि उसके बच्चे कुल के वारिस बनेंगे। अगर उसके बच्चे कुल के वारिस नहीं बन पाते, न ही जादू और मार्शल आर्ट सीख पाते, तो बुढ़ा कुल का अंत हो जाता। भले ही उसके बच्चे होते, उनकी कम उम्र बुढ़ा कबीले की समस्याओं को समझने के लिए शायद काफी नहीं होती। दरअसल पृथ्वी पर रहने के दौरान झाओ की मानसिक उम्र लगभग 30 साल थी। वह बच्चों की तरह नहीं सोचता था। वह अक्सर प्यार में पड़ने के बारे में सोचता था। झाओ कल्पना करता था कि एक दिन उसकी पत्नी और बच्चे होंगे और वह सफेद बाढ़ वाले घर में रहेगा। लेकिन जब से वह आर्क महाद्वीप में आया था, तब से वह इतना व्यस्त था कि इन सब बातों के बारे में सोचने का उसे समय ही नहीं मिला था। वह अब पृथ्वी का झाओ नहीं, बल्कि आदम बुढ़ा था, बुढ़ा वंश का इकलौता वारिस। उसे न केवल आदम का शरीर विरासत में मिला था, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां भी। यह आसान नहीं था। चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन थे। वे महाद्वीप के 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक से घिरे हुए थे और समय समय पर आत्मा राक्षसों का प्रकोप होता रहता था। हालांकि उसके पास पर्याप्त जगह थी, फिर भी उसे सावधान रहना था। एक भी गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता था। जब उसने मेरिन की ओर देखा तो उसका मन उसे यह बात बताने का नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा, दलदली भूमि के संकट का समाधान असंभव नहीं है। इतने वर्षों बाद भी कोई उस दलदल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। इसका कारण यह है कि उनके पास पर्याप्त स्थान नहीं था।
दलदल के आत्मा जंगली जीव शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे स्थान के प्रभाव में आ जाते हैं तब तक वे हमारे प्रति वफादार हो जाएंगे। दलदल के विषैले वातावरण की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस उसके विषैले पौधों को इकट्ठा करना है और धीरे धीरे उन्हें जमा करना है ताकि स्थानिक जल की विसरण क्षमता बढ़ सके। इससे हमें दलदल की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरिन के मूड में उतार चढ़ाव आ रहे हों। शुरू में तो उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि झाओ अंतरिक्ष को और शक्तिशाली बना रहा था। लेकिन फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर झाओ की मृत्यु हो गई और अंतरिक्ष गायब हो गया तो कैरियन स्वयं कितना बड़ा खतरा बन जाएगा। फिर अंत में झाओ की कही बात से भले ही वह पूरी तरह शांत न हुई हो, फिर भी उसे राहत महसूस हुई। लगता है तुमने अच्छी योजना बनाई है। जब ड्रंक और काले जादूगर शक्तिशाली मरे हुए आत्माओं को पकड़ लेंगे तो दलदल की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी, जबकि हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। भविष्य में शायद हम कैरियन स्वैम्प की समस्या का समाधान कर सकें। हाँ, हम कह सकते हैं कि बुडा वंश अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। अगर हम ब्लैक वेस्ट में अपनी जड़ें नहीं जमा पाए तो बुडा वंश का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमें जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, झाओ ने कहा। फिर वह मेरिन की ओर मुड़ा। दादी मेरिन, मैंने इस पर विचार किया है और आज से मैं अपना नाम बदलकर झाओ बुडा रखूंगा। आदम नाम अब समाप्त हो चुका है, इसलिए अब मुझे झाओ कहो। अपने पिछले जन्म में उन्हें 3 दशकों तक झाओ के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें आदम बुद्धा नाम दिया गया, हालांकि वे इस नाम से पुकारे जाना नहीं चाहते थे। यह मत भूलिए कि यह नाम वे पृथ्वी से लाए थे। अंतरिक्ष के अलावा यही एकमात्र चीज थी जो उन्हें उनके पिछले जन्म से जोड़ती थी। मेरिन ने झाओ के नाम बदलने की इच्छा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब तक उसका उपनाम वही रहता तब तक उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मेरिन झाओ का बहुत सम्मान करती थी, यहाँ तक कि उसके पिता से भी ज्यादा। इसकी वजह अंतरिक्ष से जुड़ी उसकी क्षमता थी। उसने पहले कभी ऐसी शक्तिशाली क्षमता नहीं देखी थी। हालांकि उस अंतरिक्ष में हमला करने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन उस अंतरिक्ष की मौजूदगी में कोई भी झाओ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन एक बात थी जो मेरिन को पता नहीं चली, अंतरिक्ष का मन नियंत्रण कार्यक्रम। अगर ब्लॉकहेड और रॉकहेड जैसे लोग जो पहले सिर्फ ग्रीन की बात सुनते थे झाओ के कट्टर विरोधी थे, तो अंतरिक्ष उन्हें झाओ का सम्मान करना सिखा देता। आखिरकार उन्होंने झाओ को एक उपद्रवी बनते देखा था और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, लेकिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद उनके मन में उसके लिए विचार पूरी तरह बदल गए। हालांकि भले ही अंतरिक्ष के प्रभाव से उनमें झाओ के प्रति सम्मान की भावना पैदा हुई हो, लेकिन इससे उनके स्वतंत्र विचार नहीं छिन गए। अगर उन्हें लगता है कि झाओ कुछ गलत कर रहा है तो वे उसका विरोध करेंगे। वे आंख बंद करके उसका सम्मान नहीं करेंगे। ठीक इसी वजह से झाओ और बाकी सभी लोग अंतरिक्ष के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी असामान्यता का पता नहीं लगा पाए थे। नाम बदलने पर मेरिन ने सिर हिलाया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि गुरुजी पूरे महाद्वीप में आदम नाम से घूम सकते हैं, इसलिए आपको झाओ बुलाना एक अच्छा विचार है। अचानक स्क्रीन पर कुछ चमका, जिससे झाओ का ध्यान आकर्षित हुआ। सभी ने स्क्रीन की ओर देखा और उन्हें घाटी के चारों ओर कई हत्यारे दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि दुश्मन की सेना का अंतिम दल अंततः पहुंच गया है। झाओ ने हमलावरों की गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हालांकि स्क्रीन की रेंज केवल 500 मीटर थी, फिर भी इससे उसे घाटी का अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे घाटी की रक्षा कर रहे हों ताकि कोई भी उनके पास से चुपके से न निकल सके। झाओ ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, फिर वह मेरिन की ओर मुड़ा। इस बार हम बहुत सावधान लोगों से निपट रहे हैं। बेहतर होगा कि मैं ब्रिक को उस जगह पर ले जाऊं, नहीं तो वे उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, ये लोग तो बड़े संगठित हैं, मेरिन ने कहा। गुरुजी, ड्रंक और अन्य काले जादूगरों को भी यहाँ बुलाए। उन्हें घाटी में डेरा डाले हुए लोगों को अच्छी तरह देखने दीजिए। झाओ ने सिर हिलाया, फिर उसने 8 काले जादूगरों को अपने पास बुलाया। बुलावा मिलते ही वे झाओ के पास आ गए, फिर उसे प्रणाम करने के बाद झाओ के निर्देशानुसार स्क्रीन की ओर देखने लगे। स्क्रीन पर छवि बदल गई। हत्यारे रुके, फिर शिविर में प्रवेश करने वाली सैनिकों की एक टुकड़ी के चारों ओर बिखर गए। इस टुकड़ी में अधिकतर पैदल चलने वाले योद्धा थे। इनके अलावा 3 जादूगर और 3 योद्धा घोड़ों पर सवार थे। एक जादूगर ने सफेद चोगा पहना हुआ था। ये चोगा झाओ के काले चोगे से बिल्कुल अलग था। ये बेहद खूबसूरत था, इस पर टोपी नहीं थी और रेशम की तरह मुलायम था। दोपहर की धूप में इसका सफेद रंग चमक रहा था। इस खूबसूरत चोगे के साथ प्रकाश जादूगर के हाथ में एक सफेद छड़ी थी, जिस पर एक विशाल पारदर्शी क्रिस्टल जड़ा हुआ था, जो सूर्य की रोशनी पड़ने पर इंद्रधनुष के सातों रंग बिखेरता था। प्रकाश का जादूगर स्वयं युवा प्रतीत होता था। जाहिर तौर पर उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। वह दयालु स्वभाव का था और उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप आराम से बातचीत कर सकते थे। लेकिन झाओ की राय अलग थी। अनुवादक की टिप्पणी, मुझे यह अध्याय बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे गलत मत समझिए, मुझे उपन्यास बहुत पसंद है, लेकिन यह अध्याय उस एक चीज को दर्शाता है जिससे मुझे इस पूरी कहानी में नफरत है। मन पर नियंत्रण। अरे, मन पर नियंत्रण। भले ही यह मामूली मानसिक हेरफेर ही क्यों न हो, फिर भी यह घिनौना है। मैं पावर रेंजर्स और पोकेमोन देखते हुए बड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे पता है कि समस्याओं का समाधान हिंसा से करना चाहिए, न कि मन पर नियंत्रण से। अनुवादक की टिप्पणी #2। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 97 हरित प्रतिफल। इस अध्याय का प्रायोजन अन्ना जे पोलेंट ने किया है। धन्यवाद। मेरिन ने ध्यान से उस आदमी को देखा।
सफेद वस्त्रों से स्पष्ट है कि वह एक प्रकाश जादूगर है, लेकिन फिर भी वह निम्न स्तर का प्रतीत होता है, शायद केवल छठे स्तर का। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। सच कहें तो ये व्यक्ति देखने में ऐसा नहीं लगता था कि उसकी तुलना मेरिन जैसी ताकतवर शख्सियत से की जा सके। हालांकि ड्रंक ने बोलना शुरू किया। इस आदमी का नाम गरान है, जो 7वें स्तर का प्रकाश जादूगर है। 2 साल पहले हमारे समूह ने उससे लड़ाई की थी और हमें मामूली नुकसान हुआ था। हालांकि उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह अपने साथ 50 लोगों की एक टीम लाया था, जिन्होंने हमें घायल कर दिया था, लेकिन अंत में उसके अलावा उसकी टीम का कोई भी जीवित नहीं बचा था। यह आदमी न केवल शक्तिशाली आक्रमण शक्ति वाला प्रकाश आधारित जादूगर है, बल्कि प्रकाश जादू से संबंध करने में भी माहिर है। उससे निपटना बहुत मुश्किल है। झाओ हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रंक इस व्यक्ति को जानता होगा, इसलिए उसने तुरंत पूछा, ये व्यक्ति कहाँ से आया है? इसने तुमसे लड़ाई क्यों की? ड्रंक ने ताना मारा, प्रकाश के जादूगर पाखंडी हैं। वे कहते हैं कि वे ईश्वर की वाणी है और प्रकाश का जादू सभी जादू, विशेषकर काले जादू से सबसे श्रेष्ठ है। वे काले जादू को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। इन्हीं की वजह से महाद्वीप पर काले जादूगर इतने अलोकप्रिय हैं। जब हमने लोगों को लूटना शुरू किया तो वह अहंकारी और घमंडी व्यक्ति हमारे खिलाफ अपनी ताकत दिखाने का मौका कैसे छोड़ सकता था? झाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम पहले भी उससे निपट चुके हो, फिर भी उसमें हमें उकसाने की ताकत दिखती है। क्या तुम्हें पता है कि वह और ताकतवर हो गया है? ड्रंक ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं गारन के आसपास मौजूद उन 2 जादूगरों को जानता हूँ। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन सही तौर पर जो मैंने देखा है उससे मुझे लगता है कि ये दोनों जिएशी लिंग जुड़वा हैं। मेरिन ने सिर हिलाया। हाँ, वे उन्हीं की तरह दिखती हैं। हालांकि मैंने उनके चेहरे पहले कभी नहीं देखे, लेकिन उनकी उम्र और पहनावे से लगता है कि वे संभवतः जिएशी लिंग जुड़वा हैं। झाओ ने असमंजस भरे चेहरे से मेरिन की ओर देखा। दादी मेरिन, क्या जिएशी लिंग जुड़वा बच्चे बलवान हैं? बेहद शक्तिशाली। ये दोनों ही पृथ्वी के जादूगर हैं। न केवल वे पृथ्वी जादू में निपुण हैं, बल्कि वे एक पत्थर के दानव को बुलाने में भी सक्षम माने जाते हैं। पत्थर के दानव 8 मीटर ऊंचे पृथ्वी के जीव होते हैं। उनका शरीर चट्टानों से बना होता है, जिनका उपयोग वे प्रक्षेपास्त्र के रूप में भी कर सकते हैं। इन जीवों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जब तक वे जमीन नहीं छोड़ते, उनकी शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। उनसे निपटना बहुत कठिन है। इन दोनों भाइयों की बुलाने की कला में निपुणता के कारण ही जिएशी लिंग जुड़वा भाई बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। झाओ ने सिर हिलाया, फिर उसने पीले वस्त्र पहने 2 जादूगरों को देखा। सच कहूं तो वे बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसा झाओ के अनुसार एक जादूगर का रूप होना चाहिए। वे जवान नहीं थे, लगभग 50 वर्ष के लग रहे थे। उनके बाल थोड़े सफेद थे और दाढ़ी बहुत लंबी थी। उनका शरीर पतला था, जिससे एक विद्वान का आभास होता था। ऐसा लग रहा था मानो 2 प्राचीन लोगों को देख रहे हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल ज्ञान प्राप्त करने में बिताया हो। ये प्रकाश जादूगर के रूप से बिल्कुल अलग था। झाओ की नजर में गारन उसे अच्छा महसूस नहीं करा रहा था। उसकी बचकानी मुस्कान बनावटी लग रही थी, उसके कपड़े घमंडी थे, उसके बारे में सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह झूठा हो। हालांकि जिएशी लिंग जुड़वा भी झाओ के दुश्मन थे, लेकिन कम से कम उनसे उसे अच्छा महसूस होता था। फिर झाओ ने घोड़े पर सवार बाकी 3 आदमियों की ओर मुड़कर देखा। वे निश्चित रूप से 3 अग्रणी योद्धा थे। इन तीनों आदमियों को देखकर झाओ की आंखें सिकुड़ गईं। ये तीनों बहुत ही अजीब थे। उन्हें देखते ही मन में एक अजीब सी ठंडक सी महसूस होती थी, और ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्होंने काले योद्धाओं वाले कपड़े पहने थे, बल्कि यह उनके स्वभाव की वजह से था। झाओ जानता था कि यह उनकी जानलेवा मंशा थी, लेकिन सैनिकों की मंशा से यह अलग थी। ये ठंडी और अजीब थी। युद्ध के मैदान में सैनिकों की जानलेवा मंशा निष्पक्ष और सच्ची होती है, पहाड़ जितनी ऊंची और समुद्र जितनी विशाल। लेकिन इन तीनों की जानलेवा मंशा सैनिकों जितनी तीव्र नहीं थी, बल्कि एक छिपे हुए सांप की तरह रेंग रही थी। उनसे महसूस होने वाला खतरा घिनौना था। जब मेरिन ने इन तीनों आदमियों को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वे कौन थे, लेकिन उसे लगा कि ये तीनों कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तभी उन सभी ने मरे हुए हत्यारे शिफ्ट को ये कहते हुए सुना, ये तीनों व्यक्ति बहुत अजीब हैं। वे वास्तव में बहुत परिचित लगते हैं, जैसे हम उन्हें पहले जानते थे। शिफ्ट की बात सुनकर झाओ थम गया। शिफ्ट झूठा नहीं लग रहा था। अगर उसने कहा कि इन तीनों आदमियों से उसे कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हो रही है, तो वह गलत नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि वह इन लोगों से पहले भी मिल चुका है। शिफ्ट इनके मूल का रहस्य सुलझा सकता है। उसकी मदद से वे शायद ये पता लगा सके कि ये शक्तियां किसकी हैं। झाओ ने शिफ्ट की ओर मुड़कर पूछा, शिफ्ट, क्या तुम्हें कुछ याद है? लेकिन शिफ्ट ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इन तीनों आदमियों को जानता हूं। ये बहुत अजीब है। झाओ निराश था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ड्रंक की ओर मुड़कर कहा, ड्रंक, शिविर को ध्यान से देखो। हम आज रात उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए उनकी स्थिति याद रखना, खासकर हत्यारे कहाँ हैं। इन लोगों को देखकर स्पष्ट था कि इनमें सबसे श्रेष्ठ घुड़सवार 6 लोग थे, लेकिन जाहिर तौर पर वे इस सेना के कमांडर नहीं थे। कमांडर एक साधारण चमड़े का कवच पहने योद्धा प्रतीत होता है। वह लगभग 40 वर्ष का था, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, और उसमें इस सेना को सुव्यवस्थित रखने की क्षमता थी। झाओ को ऐसा लग रहा था मानो वह टीवी पर कोई फिल्म देख रहा हो जिसमें कोई व्यक्ति लोगों को आदेश देकर शिविर बनवा रहा हो। शिविर के बीचों बीच 2 बड़े तंबू थे, जो 3 जादूगरों और 3 उन्नत योद्धाओं के लिए तैयार थे। बाकी सभी लोग छोटे छोटे तंबुओं में रह रहे थे।
जब शिविर का निर्माण हो रहा था, अचानक शिविर के बीचों बीच से एक प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश का जादूगर अपने हाथ में जादुई छड़ी लहराते हुए एक मंत्र का जाप कर रहा था। तभी सफेद प्रकाश का एक विशाल गोला फूट पड़ा और चारों ओर फैल गया। उस आदमी को देखकर मेरिन हैरान रह गई। इमैनुअल घोस्ट प्रोब। पता चला कि वह वास्तव में 8वें स्तर का लाइट मेज है। झाओ हैरान दिख रही थी। दादी मेरिन, यह इमैनुअल भूत जांच क्या है? इमैनुअल घोस्ट प्रोब एक विशेष प्रकार की प्रकाश जादुई शक्ति है। इसका उपयोग विशेष रूप से अंधकार के प्राणियों को खोजने के लिए किया जाता है। यह अत्यंत संवेदनशील है। जब तक इसका संबंध अंधकार जादू से है, तब तक ये पकड़ में आने से नहीं बच सकता। केवल 8वें स्तर का प्रकाश जादूगर ही इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। झाओ ने स्क्रीन की ओर देखा और बुदबुदाया, ब्रिक को वापस बुलाना अच्छा ही हुआ, वरना वे उसे ढूंढ लेते। मेरिन ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम ब्रिक को बाहर रहने देते तो शायद वो उन हथियारों की तलाशी से बच जाता। आखिर घाटी के चारों ओर के सारे पहाड़ों में खोजना नामुमकिन होता। लेकिन ब्रिक के लिए इमैनुअल घोस्ट प्रोब से छिपना नामुमकिन था। ये लोग वाकई बहुत सतर्क हैं। झाओ का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, वे हैं। आज रात का हमला सफल होना ही चाहिए। हम उन्हें इससे ज्यादा तैयारी करने का मौका नहीं दे सकते। वह आगे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे ग्रीन की वापसी की खबर मिली। आश्चर्यचकित होकर उसने तुरंत स्क्रीन बदलकर स्टोनी माउंटेन स्थित हवेली का दृश्य दिखाया। जब झाओ ने देखा कि ग्रीन आंगन में खड़ा है, तो उसने अंदर जाने के लिए एक छेद खोल दिया। जब ग्रीन अंदर आया तो सबने तुरंत उसका अभिवादन किया, लेकिन तभी मेरिन हैरान होकर बोली, क्या आपने कोई खरगोश खरीदा? आप खाली हाथ क्यों लौट आए? ग्रीन मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैंने कुछ खरगोश खरीदे हैं। मैंने माँ की कंपनी के लोगों से उन्हें यहाँ भेजने में मदद करने के लिए कहा था। लेकिन वापस आते समय मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जिससे मुझे डर लगा कि कहीं घर पर कुछ हो न गया हो। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ गया। तो क्या कुछ हुआ? उन सभी ने ग्रीन को व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उनकी नजरें देखकर ग्रीन का चेहरा बदल गया। क्या हुआ? झाओ ने उसे सारी स्थिति बताई, फिर उसने स्क्रीन को वापस घाटी पर घुमा दिया ताकि ग्रीन उसे देख सके। ग्रीन शिविर को घूर रहा था, उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी। लगता है इन्हें मौत से डर नहीं लगता। गुरुजी, आज रात हम इन पर हमला करते हैं। झाओ ने सिर हिलाया। हम भी यही सोचते हैं। इस बार दुश्मन बहुत ताकतवर है। एक 8वें स्तर का प्रकाश जादूगर है और बाकी 2 7वें स्तर के पृथ्वी जादूगर हैं। इनके अलावा 3 उन्नत योद्धा, कुछ मध्यम स्तर के योद्धा और हत्यारे भी हैं। अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें उन सभी सुरागों को ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सके। इसके साथ ही झाओ ने स्क्रीन पर मौजूद छवि को गारन के तंबू की ओर स्थानांतरित कर दिया। अनुवादक की टिप्पणी। हाँ, ये पवित्र और नेक चरित्र का खलनायक साबित होने का एक घिसा पिटा उदाहरण है। अनुवादक की टिप्पणी #2। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 98। विपरीत। गरान और अन्य जादूगर तंबू में बैठे थे। उसके हाथ में एक बेहद विचित्र सी किताब थी। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। इसके पन्ने भेड़ की खाल के बने थे और आवरण चांदी की तरह चमकती धातु का था। इसके अलावा किताब देखने में खास महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी। ये पतली थी और ऐसा लग रहा था कि इसमें कुल 5 ही पन्ने हैं। इस किताब को देखकर ग्रीन और मेरिन दोनों ने हैरानी से कहा, लोहे की किताब। झाओ को छोड़कर बाकी सभी लोग ग्रीन और मेरिन की बातें सुनकर हैरान रह गए। गारन के हाथों में मौजूद किताब को देखते हुए उनके चेहरे पर सदमे के भाव थे। झाओ को नहीं पता था कि यह किताब क्या है, लेकिन सभी की प्रतिक्रियाओं से उसे पता चल गया था कि यह महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने तुरंत पूछा, दादाजी ग्रीन, ये लौह पुस्तक क्या है? ग्रीन सदमे से उबर गया, लेकिन उस किताब को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। ये किताब एक माहिर रसायनशास्त्री ने बनाई है। उन्होंने इसे बनाने में लगभग 2 दशक लगाए हैं, विशेष जादुई सामग्रियों से। ये सामग्रियां इतनी कीमती हैं कि अगर आपको इस किताब को बनाने की विधि भी पता हो तो भी इसे बनाना बहुत मुश्किल होगा। इस किताब के हर पन्ने पर जादू का मंत्र अंकित किया जा सकता है। एक बार इस किताब में जादू का मंत्र अंकित हो जाने पर उसे सक्रिय करने के लिए बस थोड़ी सी जादुई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह किसी भी स्तर का हो। झाओ को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। ये किताब असीमित गोला बारूद वाली तोप के समान थी। इसे दागने के लिए बस बटन दबाना था। जब तक आपके पास बटन दबाने की शक्ति थी, तब तक आपकी मारक क्षमता कभी खत्म नहीं होगी। ग्रीन के बोलते ही मेरिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लगता है इस बार हमें किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि उस किताब में किस स्तर का जादू छिपा है। अगर जादू का स्तर ऊंचा है तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमें वह किताब हासिल करनी होगी और उसकी शक्ति अपने लिए उपयोग करनी होगी। झाओ ने सिर हिलाया, फिर शिफ्ट की ओर मुड़कर कहा, शिफ्ट, शाम होने तक युद्ध के लिए रुकना। पहले हमें गरान से निपटना होगा, उसे मार गिराना। याद रखना, यह आदमी बहुत सतर्क है। तुम्हें सावधान रहना होगा, हो सकता है उसने कोई जाल बिछा रखा हो। शिफ्ट ने झुककर प्रणाम किया और फिर कहा, जी स्वामी जी। फिर झाओ ने ग्रीन की ओर मुड़कर कहा, दादाजी ग्रीन, हमारा मुख्य लक्ष्य गारन है। ये सुनिश्चित करें कि वह भाग न सके। चूंकि उसके पास आयरन बुक है, इसलिए वह संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। हमें उसके शरीर से सुराग मिल सकते हैं। ग्रीन ने सिर हिलाया, निश्चिंत रहें स्वामी जी, वह भाग नहीं पाएगा। फिर झाओ ने मे की ओर देखा, जो स्क्रीन पर दिख रही लौह पुस्तक को ईर्ष्या से घूर रही थी।
मेघ, अगर तुम ये लौह पुस्तक हासिल कर लो तो ये तुम्हारी हो जाएगी। मेघ एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। सच में, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? झाओ हंसा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम छठे स्तर के जादूगर हो और तुम्हारे पास जादू की छड़ी तक नहीं है। फिलहाल आयरन बुक तुम्हारा ही रहेगा, जब तक हमें तुम्हारे लिए जादू की छड़ी दिलाने का मौका नहीं मिल जाता। मेघ मुस्कुराए, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन गुरुजी, अगर आप मुझे जादुई छड़ी दिला ही रहे हैं तो कम से कम अपनी भूतिया छड़ी जैसी ही दिला दीजिए। वह सुंदर है और इस्तेमाल करने में आसान है। झाओ फिर हंस पड़ा, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें एक काम की जादुई छड़ी दूंगा। झाओ को खुशी हुई, अगर उसे ये लोग नहीं मिलते तो शायद उनका हमला कामयाब हो जाता। लेकिन उसे यकीन था कि अगर उनका हमला कामयाब भी हो जाता तो भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसके पास अभी भी जगह थी। अब जब उसने इन लोगों को ढूंढ लिया है तो वे भाग नहीं पाएंगे। हालांकि उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन यह मत भूलो कि उनका कबीला इतना कमजोर भी नहीं था। उनसे निपटने के लिए काफी होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि झाओ उन सभी को मारना चाहता था, फिर उन्हें नशे में धुत करके उन्हें मरे हुओं में बदलना चाहता था। भले ही वे उच्च स्तर के मरे हुए न बने, वह उन्हें अंतरिक्ष में फेंक सकता था और उनकी शक्ति बढ़ जाती। तब उसके पास शक्तिशाली योद्धाओं की एक सेना होती। फिर भी उसे उम्मीद थी कि उन्हें उच्च स्तरीय मरे हुओं में बदलने का कोई तरीका होगा ताकि वह अंत में ये पता लगा सके कि उनके पीछे कौन है। ये सोचकर झाओ ने खुद को रोक नहीं पाया और ड्रंक की ओर मुड़कर पूछा, ड्रंक, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम गारन को उच्च स्तरीय एंडेड में बदल सको? ड्रंक ने सिर हिलाया, मैं नहीं कर सकता गुरुजी। गरन प्रकाश का जादूगर है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा निम्न स्तर का एंडेड ही बन सकता है, और वह कभी भी उच्च स्तर प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रकाश जादू काले जादू का विपरीत है। अनडेड में प्रकाश के गुण हो ही नहीं सकते। झाओ का चेहरा कड़वाहट से भरा था। उस सेना में सबसे ऊंचा पद गरान का है। शायद उसे सबसे ज्यादा राज पता हो। अगर उससे कुछ पता नहीं चला तो लगता है हमें कहीं और से जवाब ढूंढने पड़ेंगे। क्या नशे में धुत होकर तुम एक साधारण योद्धा को उच्च कोटि के अमर प्राणी में बदल सकते हो? ड्रंक ने उसे बताया कि यह संभव है। हालांकि वह इसे अकेले नहीं कर सकता था, लेकिन अन्य काले जादूगरों के साथ अपनी शक्ति का संयोजन करके शायद इसे पूरा किया जा सके। फिर झाओ ने ग्रीन की ओर मुड़कर कहा, दादाजी ग्रीन, जीएशी लिंग जुड़वा बच्चे काफी प्रभावशाली व्यक्ति होने चाहिए। क्या हमें उन्हें भी उच्च स्तरीय एंडेड में बदलने की कोशिश करनी चाहिए? ग्रीन के जवाब देने से पहले ही ड्रंक ने कहा, गुरुजी, किसी व्यक्ति को उच्च स्तरीय एंडेड में बदलना आसान नहीं है। हम आठों की ताकत से भी हम ज्यादा से ज्यादा हर दशक में एक व्यक्ति को ही बदल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को उच्च स्तरीय एंडेड में बदलना तो बिल्कुल असंभव है। झाओ ने इस बारे में सोचा और फिर कहा, तो चलो इसे भूल जाते हैं। हमें किसी और तरीके से सुराग ढूंढने होंगे। ग्रीन ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे दुख है कि दुश्मन ने हमें नीचा दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें कुछ सुराग मिल जाएंगे। लेकिन स्वामी जी, एक अच्छी खबर है। मिस लॉरा ने माँ की कंपनी के जरिए संदेश भेजा है कि वह 3 दिनों में कासा शहर लौट रही हैं। ये निश्चित है कि वह हमसे मिलने जरूर आएंगी। झाओ के चेहरे पर खुशी के भाव थे। अच्छा, वह आखिरकार वापस आ रही है। तभी अचानक उन सबको एक आवाज सुनाई दी, भाइयों, मेरे साथ यहाँ आकर मदद करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। मैंने सुना है कि झाओ नाम के इस काले जादूगर ने कासा शहर जाते समय अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ साजिश रची है। उन्होंने मिलकर मिस लॉरा से निपटने के लिए कई गांवों में नरसंहार किया है। सौभाग्य से एक राहगीर विशेषज्ञ ने उसे बचा लिया, वरना वह इन दुष्टों के हाथों बहुत बड़े खतरे में पड़ जाती। हमें उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। यह महाद्वीप और यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा काम है। ग्रीन, झाओ और बाकी सब लोग स्तब्ध रह गए। गरान बेतुकी बातें कर रहा था और उसके बोलने से पहले ही झाओ ने गहरी सांस ली और लगभग चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म, मैंने इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। बचाने वाले बनने के बजाय हम नुकसान पहुंचाने वाले बन गए हैं। अगर वो इस तरह बकवास करके खुद को सही ठहरा सकता है तो उसकी चमड़ी कितनी मोटी होगी। ग्रीन भी सुनी बातों से नाराज था। ये प्रकाश जादूगर घमंडी होने के आदी हैं। ये सिर्फ अच्छे नैतिक मूल्यों का दिखावा कर रहे हैं। ये घिनौना है। वह आदमी बहुत परेशान करने वाला है, मेरिन ने गरान की बातें सुनकर कहा। तभी जीएशी लिंग जुड़वा भाइयों में से एक ने कहा, श्री गारन बहुत दयालु हैं। महाद्वीप में आप बुराई के नाश करने वाले के रूप में कुख्यात हैं। आपकी इस छोटी सी मदद से हम दोनों भाइयों को गर्व महसूस हो रहा है। भाइयों, आप लोग बहुत दयालु हैं। गरान मुस्कुराया, मैंने अमर भाड़े के सैनिकों के समूह का सामना कुछ साल पहले सिर्फ एक बार किया था। तब मैं सिर्फ छठे स्तर का जादूगर था। हालांकि मैं उन्हें घायल करने में कामयाब रहा, लेकिन वे भागने में सफल रहे। इस बार मुझे उम्मीद है कि झाओ के शरीर पर मुझे कुछ सुराग मिलेंगे जो मुझे अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को ढूंढने में मदद करेंगे। जीएशी लिंग जुड़वा बहनों को इस विषय में स्पष्ट रूप से दिलचस्पी थी। उन्होंने पूछना शुरू किया कि क्या हुआ था। गारन मुस्कुराया और बताने लगा कि जब पहली बार उनका आमना सामना हुआ तो उसने अमर भाड़े के सैनिकों के समूह से कैसे निपटा। झाओ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को उन्नत योद्धा के तंबू की ओर मोड़ दिया। लेकिन वह निराश हुआ। तीनों उन्नत योद्धा वहां बैठे ध्यान में मग्न थे और कुछ नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। झाओ उनसे कुछ भी पता नहीं लगा सका। ऐसा लगता है कि इन तीनों की पहचान इतनी आसान नहीं थी।
झाओ ने स्क्रीन पर फिर से छवि बदली, लेकिन इस बार एक साधारण योद्धा के तंबू की। वह तंबू में बैठे उस व्यक्ति को नक्शे को देखते हुए भौहें चढ़ाए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। झाओ ने स्क्रीन को पास लाकर मानचित्र को ध्यान से देखा। जैसा कि उम्मीद थी, ये स्टोनी माउंटेन के आसपास के पथरीले इलाके का मानचित्र था। ग्रीन ने भी नक्शे को देखा और आह भरी। फिर वह झाओ की ओर मुड़ा। गुरुजी, मुझे लगता है कि रंग से इस आदमी को उन्नत मरे हुए में बदलने का कोई फायदा नहीं है। यह तो सिर्फ एक भाड़े का सैनिक है, गारन के समूह का हिस्सा नहीं है। झाओ ने सिर हिलाया, फिर उसने स्क्रीन को वापस उन 3 उन्नत योद्धाओं पर केंद्रित किया ताकि वह कुछ पता लगा सके। उन्हें ध्यान से देखते हुए उसने पूछा, शिफ्ट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तीनों आदमी तुम्हें जाने पहचाने लगते हैं? शिफ्ट ने सिर हिलाया। जी स्वामी जी, मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि वे परिचित हैं। अनुवादक की टिप्पणी, मैंने पहले अनुवाद में एक बड़ी गलती कर दी थी। झाओ अपने एक मरे हुए साथी से बात कर रहा था कि वे तीनों उन्नत योद्धा उसे जाने पहचाने लग रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं जान पाया, इसलिए मैंने मान लिया कि वह मरे हुए काले जादूगरों में से एक है। लेकिन फिर मुझे याद आया, क्या झाओ ने पिछले अध्याय में एक हत्यारे को मरे हुए साथी में नहीं बदला था? ये याद आते ही मुझे एहसास हुआ कि असल में वह मरा हुआ हत्यारा ही था जिसे वे तीनों उन्नत योद्धा जाने पहचाने लग रहे थे। इसलिए मैंने गलती सुधार ली। वैसे उसका नाम शिफ्ट था। अगर आप भूल गए हो तो बता दूं कि झाओ ने अध्याय 80 के अंत में उसे यह नाम दिया था। अनुवादक की टिप्पणी #2 स्पष्ट करने के लिए, जब गारन उन्हें भाई शिशो कहता है तो वह सौहार्दपूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा होता है। उसका उनसे कोई वास्तविक संबंध नहीं है। हालांकि जी शीलिंग जुड़वा भाई हैं। यदि आप पर्याप्त चीनी वेब उपन्यास पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे। अनुवादक की टिप्पणी #3 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 99 प्रतिकार। इस अध्याय को गाफील्ड एसक्यूएस ने प्रायोजित किया है। धन्यवाद। शिफ्ट को पता नहीं क्यों, लेकिन उससे ऐसा महसूस हुआ कि ये तीनों उन्नत योद्धा उसे बहुत परिचित लग रहे थे, हालांकि वह इसका कारण नहीं बता पा रहा था। शिविर का निरीक्षण करने पर उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। गारन अभी भी जी शीलिंग जुड़वा बहनों से इस तरह बात कर रहा था मानो उन्होंने अपने दुश्मन को पूरी तरह से काबू में कर लिया हो। उनकी वर्तमान शक्ति के हिसाब से झाओ से निपटना काफी होना चाहिए। आखिरकार झाओ एक काला जादूगर था और गारन 8वें स्तर का प्रकाश जादूगर था। उसकी शक्ति सीधे तौर पर काले जादू की प्रतिद्वंदी थी। वे झाओ के सेवकों को भी नहीं भूले थे, जिनके बारे में उन्हें लौरा और अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के बीच हुई लड़ाई की खबरें खोजते हुए पता चला था। ग्रीन की ताकत उनके 3 अनुभवी योद्धाओं के बराबर ही होनी चाहिए। भले ही वे उसे हरा न सके, लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होने चाहिए। और जे शीलिंग जुड़वा बहनें स्वाभाविक रूप से मेरिन से निपट सकती थीं। इसी वजह से गारन को पूरा भरोसा था कि वे जीतेंगे। झाओ स्क्रीन पर देख रही तस्वीर को घुमाकर पूरे शिविर को देख रहा था, लेकिन केवल गारन के तंबू में ही कुछ उल्लेखनीय था। बाकी तंबुओं में ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। झाओ सूर्यास्त का इंतजार कर रहे थे ताकि वे कोई कार्रवाई कर सके। इंतजार के दौरान वे शिविर पर नजर रख सकते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगने लगा कि गारन पर नजर रखकर और कोई जानकारी हासिल करना बेकार है, अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। रिपोर्ट करो। तीनों जादूगर तंबू के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। अंदर आ जाओ, गरान ने कहा। काले वस्त्र पहने एक हत्यारा बाहर से अंदर आया। उसने गरान को एक कागज का टुकड़ा दिया, लेकिन गरान के कुछ कहने से पहले ही वह मुड़ा और तंबू से बाहर चला गया। इस आदमी का व्यवहार असभ्य था। हालांकि अजीब बात यह थी कि गारन को गुस्सा नहीं आया। गारन ने जे शीलिंग जुड़वा बहनों से कहा, ये सभी हत्यारे सचमुच परसेल कबीले के हैं। मैं तो बस उनकी मदद करने आया हूं ताकि वे इस बुराई को अपने इलाके से हटा सकें। इसीलिए उस हत्यारे ने इतना घमंड दिखाया। आखिर मैं तो अच्छे स्वभाव का इंसान हूं, वरना मैं उसे सबक सिखा देता। गरान हंस पड़ा और फिर बोला, चूंकि हम झाओ से निपट रहे हैं, इसलिए परसेल कबीले ने हमारी बहुत मदद की है। उन्होंने इसकी अच्छी तरह से योजना बनाई है। उन्होंने हमें झाओ से लड़ने के लिए पर्याप्त जानकारी और सेना दी है। लेकिन अगर किसी तरह हम हार भी जाते हैं तो इसका कोई सबूत उनके कबीले से नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें काले जादूगर झाओ से किसी भी तरह के प्रतिशोध का डर नहीं है। जब ग्रीन ने गैरान की बात सुनी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, ऐसा लगता है कि ये हमला वास्तव में परसेल कबीले से जुड़ा हुआ है। उनकी बात अभी खत्म ही हुई थी कि उन्हें फिर से गरान की आवाज सुनाई दी। हाँ, झाओ का उन्नत योद्धा कल तक स्टोनी माउंटेन पहुंच जाएगा। आज रात हम कुछ नहीं कर सकते। झाओ और उसके सभी सेवकों का सफाया करने का काम पूरा करने के लिए हमें कल तक इंतजार करना होगा। फिर जे शीलिंग जुड़वा बहनों में से एक ने कहा, अजीब बात है, मैंने सुना है कि झाओ के योद्धा ने जाकर बहुत सारे नीली आंखों वाले खरगोश खरीदे हैं। आपको क्या लगता है कि उसे उनकी क्या जरूरत है? गरान की भौहें सिकुड़ गईं। वह एक दुष्ट व्यक्ति है, इसलिए शायद वह उन खरगोशों का इस्तेमाल किसी नए जहर का परीक्षण करने के लिए करना चाहता हो। ग्रीन झाओ के बगल में स्क्रीन के सामने बैठा था। ऐसा लगता है कि गरान के लोगों को ग्रीन के वापस आने की खबर नहीं थी, इसलिए वे रात भर आराम करने की तैयारी में थे। कल वे अपनी कार्रवाई करेंगे। तंबू में सन्नाटा छा जाने के बाद झाओ ने कहा, लगता है महाद्वीप पर काले जादूगरों की प्रतिष्ठा वाकई अच्छी नहीं है। वह आदमी तो ये भी सोचता है कि हम खरगोशों का इस्तेमाल एक नए जहर के परीक्षण के लिए करेंगे। हालांकि लगता है कि वह और उसकी सेना आज रात आराम कर रहे होंगे। हमारे लिए कार्रवाई करने का यही सही समय है।
झाओ हंसा। परसेल डची के ग्रैंड ड्यूक ने हमें मारने के लिए किसी और को चाकू दिया है, लेकिन उसे मेरे स्पेस के बारे में पता नहीं है, जिससे हमें उनकी बातें सुनने का मौका मिला, वरना हमें गारन के पीछे के लोगों का पता नहीं चलता। ग्रीन ने सिर हिलाया। चूंकि परसेल कबीले का इलाका ब्लैक वेस्ट के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में है, इसलिए वे हमेशा से हमारे लिए खतरा रहे हैं। हालांकि अंतरिक्ष की दूरी के कारण हमें उनसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यह एक बड़ी परेशानी है। पहले हमारे पास अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अब जब हमारे पास पर्याप्त ताकत है, तो हमें सबसे पहले परसेल कबीले पर हमला करना चाहिए। ग्रीन की बात सुनकर मेरिन हंस पड़ी। मास्टर के स्पेस के साथ हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही सालों में कैरियन स्वैम्प से मिलने वाली शक्ति से हम परसेल कबीले को एक ही झटके में हरा देंगे और उनकी रियासत पर कब्जा कर लेंगे। अगर उन्हें ब्लैक वेस्ट की बेहतर स्थिति के बारे में पता भी चल जाए, तो वे हमें कैसे रोकेंगे। और यह भी मत भूलिए, कुछ दशकों बाद ब्लॉकहेड, रॉकहेड और मेघ बड़े हो जाएंगे। उनकी साधना की प्रतिभा के साथ हमारे बुढ़ा कबीले को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम ये लड़ाई हारते हैं, तो इसका एकमात्र कारण ये होगा कि हमने यह नहीं सोचा था कि परसेल कबीला हमें मारने के लिए इतनी मेहनत से ये सेना खड़ी करेगा। हमें तैयारी करनी होगी। हम उन्हें ये सोचने नहीं दे सकते कि हमें हराना इतना आसान है। मेरिन की बातों के बावजूद झाओ चिंतित दिख रहा था, लेकिन अगर उन्हें ब्लैक वेस्ट के बारे में पता चल गया, तो कुलीन वर्ग हम पर हमला करने के बजाय एकजुट हो सकता है। हमारी ताकत के बावजूद क्या वे अजेय नहीं हो जाएंगे। ग्रीन ने ताना मारा। मालिक उन लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। वे तो बस कंजूसों का एक समूह है जिन्हें पैसे के सिवा किसी चीज की परवाह नहीं। अगर वे इकट्ठा होने की हिम्मत भी करते हैं, तो हम उन पर पहले हमला करेंगे। आपको क्या लगता है कि पुराने कुलीन वर्ग का विकास कैसे हुआ था? उन्हें तब तक मारो जब तक वे तुम्हारी ताकत को पहचान न ले। ग्रीन की बातें सुनकर झाओ की आंखें चमक उठी और फिर वह हंस पड़ा। हाँ, दादा, ग्रीन की बात बिल्कुल सही है। लगता है मेरी सोच कुछ ज्यादा ही निराशावादी थी। झाओ पिछले जन्म में एक ओटाकू जापानी लोककथाओं का शौकीन था, इसलिए वह निराशावादी था। ओटाकू की एक विशेषता ये होती है कि वे डरपोक होते हैं। इसके अलावा एडम की यादों से उसे यह समझ में आया था कि वे रईस कितने महान और शक्तिशाली हैं। अवचेतन रूप से जब उसे पता चला कि यह सेना उन्हीं में से एक की है, तो वह डर गया। वह उन लोगों का सामना नहीं करना चाहता था जो उसके खेत पर कब्जा करने के लिए बेताब थे और सोचते थे कि वे और उनके बच्चे उसके ब्लैक वेस्ट में बस जाएंगे। लेकिन ग्रीन की बातों से ऐसा लगा मानो झाओ के लिए एक नया रास्ता खुल गया हो। वह किसी रईस का सामना करने से पहले थोड़ा और मजबूत होना चाहता था, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि अगर उसे इस दुनिया में सम्मान के साथ खड़ा होना है, तो उसे उन लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना ही होगा। इस विचार के साथ झाओ ने खुद को ये कहने से नहीं रोका, काश मुझे शून्यता के जल का कोई प्रतिकार मिल जाता, तो मैं और भी अधिक शक्तिशाली हो पाता। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, तुरंत आवाज आए, होस्ट के आनुवंशिक दोष को दूर करने के लिए आपको 20वें स्तर तक पहुंचना होगा। फैक्ट्री खोलने के बाद ये संभव हो सकेगा। झाओ और विला में मौजूद सभी लोगों ने उस आवाज को सुना, लेकिन झाओ के विपरीत उन्हें इस अचानक बोले गए वाक्य का अर्थ समझ नहीं आया। हालांकि उन्हें इसका अर्थ नहीं पता था, फिर भी झाओ को ये बात पूरी तरह समझ आ गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शून्यता का जल उसे आनुवंशिक दोष दे देगा। इसीलिए वह जादू या मार्शल आर्ट नहीं सीख पाया। लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 20वें स्तर पर पहुंचते ही वे अपने ही स्थान के भीतर एक कारखाना खोल सकेंगे, साथ ही अपने दोषपूर्ण जीन की मरम्मत भी कर सकेंगे। झाओ अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सबने उसे हैरानी से देखा। जब झाओ थोड़ा शांत हुआ, तब ग्रीन ने पूछा, गुरुजी, इन शब्दों का क्या अर्थ है और आप क्यों हंस रहे हैं? झाओ भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं बस यही सोच रहा था कि शून्यता के जल के मेरे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को कैसे दूर किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप उस स्थानिक आवाज ने जो कहा वह हुआ। वह इस बिंदु पर रुका, लेकिन ग्रीन देख सकता था कि वह अब भी मुस्कुरा रहा था। ग्रीन और मेरिन बेवकूफ नहीं थे। वे थोड़ा हैरान रह गए और यह सोचने लगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है, जिससे वे खड़े हो गए। गुरुजी, झाओ ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, एक बार जब अंतरिक्ष 20वें स्तर तक पहुंच जाएगा, तो मैं उस समस्या का समाधान कर पाऊंगा जो शून्यता के जल ने मेरे शरीर के साथ की है। ग्रीन के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसे झाओ की बात पर यकीन न हो। गुरुजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? यह कोई मजाक नहीं है, झाओ हंस पड़ा। ग्रीन और मेरिन भी हंस रहे थे, लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि ब्लॉकहेड और रॉकहेड भी हंस रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंतरिक्ष शून्यता के जल का भी समाधान दे सकता है। अगर ऐसा है तो मानो उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई हों। वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि शून्यता का जल झाओ के शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा। इसके कारण झाओ ज्यादा से ज्यादा कुछ दशकों तक ही जीवित रह पाएगा, इसलिए अंतरिक्ष भी कुछ दशकों तक ही टिक पाएगा। लेकिन एक बार झाओ ठीक हो जाने के बाद वह जादू और मार्शल आर्ट सीख सकेगा, जिससे उसकी प्राकृतिक आयु बढ़ जाएगी। अनुवादक की टिप्पणी, वास्तव में इसका अनुवाद प्रोसेसिंग प्लांट के रूप में किया गया था, लेकिन मैंने इसे फैक्ट्री में बदल दिया है। अनुवादक की टिप्पणी #2, मैं स्वीकार करता हूं। मैंने जो कहा था कि लेखक शून्यता के जल के नकारात्मक प्रभावों को ठीक नहीं करेगा, वह पूरी तरह गलत था। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस निर्णय से असहमत हूं। मेरे विचार में यह ज्यादा मजेदार होता अगर मुख्य पात्र लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता कि वह जादू कर सकता है, बजाय इसके कि वह वास्तव में जादू करे। मुझे लगता है कि कई हास्य के अवसर बर्बाद हो जाएंगे।
अनुवादक की टिप्पणी हिस्ट्री। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 100 आक्रमण। अब जब उन्हें पता चला कि शून्यता के जल का समाधान है तो वे निश्चित रूप से खुश थे। तभी ग्रीन ने पूछा, मास्टर, पहले की तरह जगह को समतल करने के लिए क्या हमें अभी भी कुछ विशेष पौधों को खोजने की आवश्यकता है? झाओ ने सिर हिलाया। लगता है कि यही सबसे तेज तरीका है जिससे हम लेवल बढ़ा सकते हैं। पिछली बार दादाजी ग्रीन आप बहुत सी चीजें लाए थे जिनसे अंतरिक्ष को 10वें लेवल तक पहुंचने में मदद मिली, जिनमें कुछ आम चीजें भी शामिल थीं। लेकिन इससे भी ऊंचे लेवल तक पहुंचना शायद इतना आसान न हो। ग्रीन ने मुंह बनाया और फिर कहा, हमें सिर्फ इस जगह के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस जगह को 20वें स्तर तक पहुंचाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। मेरिन ने उनकी बातों पर सहमति में सिर हिलाया। असल में वे बुढ़ा कबीले को धन कमाने में मदद करने के लिए अंतरिक्ष का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। एक बार अंतरिक्ष पर्याप्त शक्तिशाली हो जाने पर यह झाओ के शरीर की समस्या का संभावित समाधान प्रदान कर सकता था। बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता था। शून्यता के जल का इलाज ढूंढना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। झाओ ने कुछ नहीं कहा। एक नजर में ही वह समझ गया कि वे क्या सोच रहे हैं। उनके लिए उसकी सुरक्षा सर्वोपरि थी। सच कहूं तो उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह भी अपने शरीर से शून्यता के जल को जल्द से जल्द निकालना चाहता था ताकि उसे जादू और मार्शल आर्ट सीखने का अवसर मिल सके। अपने पिछले जीवन में वेब उपन्यासों के उदय के साथ लगभग हर किसी ने शक्तिशाली मार्शल आर्ट या अद्भुत जादू सीखने का सपना देखा था। उन्होंने एक रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करने और इन अद्भुत क्षमताओं को प्राप्त करने का सपना देखा था। हालांकि झाओ दूसरे लोक में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसके शरीर ने शून्यता का जल पी लिया था, इसलिए उसके लिए जादू और मार्शल आर्ट सीखना असंभव था। वह खुद पर तरस खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब एक संभावित समाधान मिल गया था तो झाओ को स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी हुई। 2 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद आखिरकार सभी का मूड शांत हो गया, हालांकि उनके चेहरों पर अभी भी थोड़ी सी उत्तेजना झलक रही थी। अब तक स्क्रीन पर छवि धुंधली हो चुकी थी। गरान ने एक जादुई चिराग जलाया था और वह अभी भी तंबू के अंदर मौजूद लोगों से बातें कर रहा था। वहीं बाहर भाड़े के सैनिक खाना पकाने में व्यस्त थे। उन भाड़े के सैनिकों की हरकतें देखकर मेरिन को याद आया कि उसे अब खाना बनाना चाहिए, इसलिए वह जल्दी से खाना बनाने के लिए उठ गई। साथ ही उसने मेघ से गुलामों के लिए भोजन की व्यवस्था करने को भी कहा। रात के खाने के बाद झाओ ने शिफ्ट को भूतिया छड़ी के साथ उस स्थान से बाहर भेज दिया और उसे उन हत्यारों को ढूंढने के लिए कहा। शिफ्ट घाटी के चारों ओर घूम रहा था। सौभाग्य से वह आत्मा की अग्नि से बनी आंखों वाला एक अजन्मा प्राणी था, इसलिए अंधेरे का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपना रास्ता खोजने में सक्षम था। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि अंधेरा उसके लिए एक लाभ था। वे हत्यारे एक एक करके स्क्रीन पर दिखाई दिए। जाहिर तौर पर उन्हें जोड़ी बनाकर पहरा देने का प्रशिक्षण दिया गया था और उन सभी ने मिलकर शिविर के चारों ओर एक विशाल रक्षा जाल बना रखा था। अगर कोई शिविर में घुसने की कोशिश करता तो वह पकड़ा जाता। अंततः वह सभी 100 हत्यारों का पता लगाने में सफल रहा। इसमें 1 घंटे से अधिक का समय लगा और तब तक अधिकांश भाड़े के सैनिक सो चुके थे। यहां तक कि गारन और अन्य 2 जादूगर भी आराम कर रहे थे। केवल 3 उन्नत योद्धा ही वहां स्थिर बैठे थे। उन तीनों आदमियों को देखकर ग्रीन का चेहरा उतर उठा। उसे लगा कि ये तीनों बेहद खूंखार हैं और हत्यारों के रास्ते पर चलने में माहिर हैं। ऐसे लोगों से निपटना सबसे मुश्किल होता है। शिविर में कोई हलचल न देखकर झाओ ने ग्रीन की ओर मुड़कर कहा, दादाजी ग्रीन, हमें आराम करना होगा। हम आधी रात तक हमला नहीं करेंगे। जब वे गहरी नींद में सो रहे होंगे तब हमला करने का सबसे उपयुक्त समय होगा। शिविर का जायजा लेने के बाद ग्रीन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलिए आराम करते हैं। मेरिन और बाकी सभी के साथ उठकर झाओ ने शिफ्ट को वापस बुलाया और उसे लिविंग रूम में स्क्रीन देखने के लिए कहा। अगर कुछ भी होता है या अगर आधी रात हो जाती है और वह अभी तक नहीं उठा है तो उसे तुरंत फोन करना चाहिए। इसके बाद झाओ अपने कमरे में चला गया।